अभी आएगा आवाज। ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बेटा? जवाब दें। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड गुड, ठीक है। चलिए, अपना काम हो गया। नहीं तो मेरा लपडा पड़ गया था कि अपन कैसे कंप्लीट करेंगे। बस स्टार्ट करें। नहीं बेटा, स्पेशल क्लास तो पहले से ही डिजाइन है किसी और क्लास के लिए, उसमें भी जगह नहीं है। हुँ? आज स्पेशल क्लास नहीं है, मतलब किसी मैं अपने की गारंटी लेता हूँ ना। कल स्पेशल क्लास रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। ESR पार्ट 2। पहले ये तो हो जाए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। चलिए, हाँ चलो। हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर? स्टार्ट करें बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस, बेहतरीन। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, हाँ जब टाइम हो जाएगा तो बता देना, उसको अपन एक्सटेंड कर देंगे टाइम को, ठीक है। लगभग बता देना, अपन 1:15 के आसपास चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये होमवर्क दिया था आर्थोजाइलिन का कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, और हमने वहां पे बोला था कि रेजोनेंस इन बेंजीन कैन बी प्रूव्ड बाय ओजोनोलाइसिस। इसकी चर्चा हम आपसे ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हम आपको क्या दिए थे, होमवर्क दिए थे, तो हमने इसका आंसर आपके सामने लिख दिया है, इसको आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। आइए नेक्स्ट। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि अपन सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या हैं जनरली जो हमें पढ़ना है। इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं, इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें उसकी चर्चा नहीं करनी है। बहुत सारे हमारे सिलेबस से बाहर भी हैं जी। वेरी गुड। SN2 रिएक्शन आएगा बेटा अमाइन चैप्टर में भी, जो अपन बात करते हैं। अरे बेटा जनरली बोल दिया, जनरली बोल दिया, ठीक है, आएगा। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस पढ़ते हो तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली भले वो अमाइन चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन रिएक्शन तो एल्काइल हैलाइड पर ही हो रहा है ना। तो एल्काइल हैलाइड है ना कि यहाँ पे नहीं? RX पे रिएक्शन होता है कि नहीं होता है बेटा? बात तो ही है, ठीक है। नहीं चीजें हैं, अब हैलाइड के हिसाब से फिर अपन जब मैकेनिज्म वाइज पढ़ते हैं तो उसको यहीं खत्म कर लेते हैं, ठीक है। आई साहब, ये भी पिछले क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी, SN2 रिएक्शन की बात हमने कर ली थी कि दो की टक्कर से होने वाला रिएक्शन क्या कहलाता है? SN2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बोला था? 2। स्टेप कितना बोला था? 1। क्या सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है? यस। क्या इसमें वाल्डन इन्वर्जन देखा जाता है? बताओ। अगर कायरलिटी सेंटर प्रेजेंट हुआ तो क्या हम इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोल सकते हैं कि नहीं? इन्वर्जन ऑफ ओरिएंटेशन की बात कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट? इसमें कोई, क्योंकि कोई कार्बोकेटायन बनता ही। क्या इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है? हाँ। ट्रांजिशन स्टेट में क्या sp2 प्लेनर होता है? हाँ। क्या पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है? हाँ। दूसरी बात अगर हम आपसे कहें तो बेटा ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर में आता है। क्या आता है? स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर में आता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, बताओ रेट ऑफ SN2 क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, क्या इसमें कार्ब एनायनिक कैरेक्टर आपको नजर आता है कि नहीं नजर आता है? और बताओ, तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन कि रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ क्या हुआ? क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से रेट ऑफ SN2 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि एनायनिक कैरेक्टर को स्टेबलाइज कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, वैसे प्राइमरी फैक्टर कौन सा आएगा इसमें? स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे भैया पहले अटैक होगा तब ना एनायनिक चार्ज बनेगा, तो पहले स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर होगा। अगर वो लगभग सेम हो जाता है तो हम लोग एनायनिक कैरेक्टर से भी बोल सकते हैं। सबकी चर्चा पिछले क्लास में हो चुकी थी। बताना बेटा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। और हमने बोला था अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड नजर आ जाए तो दिस इज कॉल्ड एज किंग ऑफ SN2। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ SN2। नाम दे दिया था मैंने इसको कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। किसकी तुलना में भी ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्या CH3X की तुलना में भी ज्यादा रिएक्टिव होगा? हाँ। और हमने आपको चीज और बताया था बेटा कि अगर टर्सरी ब्यूटाइल हेलाइड है, टर्सरी ब्यूटाइल हेलाइड है, नियोपेंटाइल हेलाइड है, विनाइल हेलाइड है, फिनाइल हेलाइड या एराइल हेलाइड है, या फिर ये ब्रेड्स रूल वाला एग्जांपल कंडीशंस के अनुसार अगर ये सामने आपके सामने आ गया, या RF है, ये सब आपके SN2 देते ही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर हो गया?
यहाँ तो कोई दिक्कत की नो दिक्कत, नो दिक्कत। आइए अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। कंपेयर रेट ऑफ SN2, कंपेयर रेट ऑफ SN2। तो बताओ कैसे जवाब दोगे बेटा, जल्दी जवाब दो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा क्या है, जैसे अब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो बेटा क्या ये क्या सा डिग्री RX है, क्या ये 1 डिग्री RX है कि नहीं बेटा, बोलो। दिस इज द 1 डिग्री RX। एक मिनट, हाँ बेटा ध्यान सुनना। ये आपका क्या, दिस इज द 1 डिग्री RX। ये आपका समझ क्या होगा, दिस इज द 2 डिग्री RX। ये क्या है, दिस इज द 3 डिग्री RX। और अगर हम आपसे बात करें तो क्या ये टर्सरी टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है कि नहीं बेटा, बताओ। और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड SN2 देता है कि SN2 देता ही नहीं है, SN2 देता ही नहीं है। तो क्या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ SN2 कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, बोलो ना। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, पूछो सर क्या बोलना चाहते हो आप। अपन ये बोल सकते हैं कि बताओ बेटा, ये कौन सा कार्बन है आपके सामने, क्या अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है बेटा आपके सामने, अल्फा कार्बन है। कैसे पहचाना अल्फा कार्बन है, हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया, अल्फा। तो याद रखना बेटा, अगर अल्फा ब्रांचिंग बढ़ती है, क्या बोला बेटा, अल्फा ब्रांचिंग बढ़ती है, तो बेटा SN2 का रेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगले में देखना बेटा ध्यान से, यहां भी बताओ, बताओ बेटा ये कार्बन कौन सा हो गया बेटा, अल्फा, ये कौन सा हो गया, बीटा। ये भी 1 डिग्री RX है, ये भी क्या बेटा 1 डिग्री RX है। ये भी आपका क्या, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री RX। ये भी बेटा आपका कौन सा है, 1 डिग्री RX। और ये भी आपका कौन सा है, सारे ही 1 डिग्री RX हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चेंज नजर आएगा, मेरी बात ध्यान से समझना, क्या चेंज नजर आ रहा है। ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन कौन सा हो गया, बीटा। क्या बीटा पर एक एच हटा के मैंने एक मिथाइल लगा दिया है बेटा, ये अल्फा है और ये कौन सा है, बीटा। क्या बीटा पर 2 एच हटा के 2 मिथाइल लगा दिए हैं बेटा, ये कौन सा है, अल्फा। और ये कौन सा है, क्या बीटा के तीनों हाइड्रोजन को हटाकर, तीनों हाइड्रोजन को हटा के 3 मिथाइल लगा दिए कि नहीं लगा दिए हैं। तो क्या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। और इसके बारे में तो हम आपसे पहले ही बात कर चुके थे, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज नियोपेंटाइल हैलाइड। क्या बेटा, ये नियोपेंटाइल हैलाइड। बता SN2 देता है कि SN2 देता ही नहीं है, SN2 देता ही नहीं है। तो क्या अपन यहाँ पे एक शब्द बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगी, मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे जैसे बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे SN2 का रेट क्या होगा बेटा, कम होगा। चाहे अल्फा पे ब्रांचिंग बढ़ा लो, चाहे बीटा पे ब्रांचिंग बढ़ा लो, रेट ऑफ SN2 क्या होगा, कम होगा। तो क्या ये रेट ऑफ SN2 आपके सामने हो गया कि नहीं हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ SN2 कम होता जा रहा है। अगले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप तैयार हो बेटा, हाँ साहब। बताओ बेटा ये कौन डिग्री का RX है, बताओ। क्या ये 1 डिग्री का RX है, पहचान तो लेते ना डिग्री। ये कितने डिग्री का RX है, ये भी 1 डिग्री का ही RX है। ये कितने डिग्री का RX हो गया बेटा, बोलो। ये 2 डिग्री का RX हो गया। ये कितने डिग्री का RX है, ये है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये SN2 देता है कि SN2 देता ही नहीं है, ये SN2 देता ही नहीं है। अच्छा ये दोनों ही 1 डिग्री के RX हैं, लेकिन क्या यहाँ पर बीटा ब्रांचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बीटा ब्रांचिंग होने से रेट ऑफ SN2 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ABMO इधर है कि नहीं बेटा, उस पर अटैक नहीं हुआ, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस या अटैक कम हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो बेटा क्या आपके सामने जो ऑर्डर बना वो ये बन गया, बोलो बोलो। ये एग्जाम्पल कहाँ से लिया गया है बेटा, बताओ। एनसीईआरटी क्लास 12 के बेटा एग्जाम्पल से लिया गया है, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है। अगला एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी से लिया गया है, आप ध्यान से समझना। ये भी एनसीईआरटी क्लास 12 से लिया गया, हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से, PHCH2Br। फिर हमने क्या किया, एक एच को हटाकर क्या लगा दिया, क्या एक मिथाइल ग्रुप लगा लिया कि नहीं लगा दिया, एक एच को हटाकर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अच्छा अब हमने मिथाइल को रिप्लेस से किससे कर दिया बेटा, बोलो। फिनाइल से रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, फिनाइल से रिप्लेस कर दिया। क्या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा बेटा, क्या ग्रुप बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ देखो बेटा, क्या ये बहुत बड़ा ग्रुप है, हाँ। क्या ये भी बड़ा ग्रुप है, हाँ। क्या लेफ्ट से राइट आ रहे हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। पीएच वाले को हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी में क्या है, कॉमन। तो बेटा क्या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो क्या रेट ऑफ SN2 क्या होगा बेटा, बोलो, कम होगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो आइए साहब, ये देखिए कहाँ यार एक क्वेश्चन कराना था, कहाँ मैंने कितने करा दिए, 4 क्वेश्चंस करा दिए, अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। अब ध्यान समझना, अब लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर SN1 की बात करने जा रहे हैं। अगर अब तक ये अपन बोर्ड नहीं लाए होते और अपन एग्जाम्पल लिख रहे होते तो आई थिंक 4 एग्जाम्पल आपके सामने नहीं, मैं 2 एग्जाम्पल लिख के भी निकल सकता था, लेकिन मेरा मन है कि मानता नहीं, लिखता तो चारों ही लिखता, लेकिन तब तक समय बहुत ज्यादा हो चुका होता।
क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सारे बच्चों को? अब समझने का प्रयास करिएगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर दैट इज SN1 रिएक्शन की बात हम आपसे करने जा रहे हैं। अच्छा सुनना ध्यान से, यहाँ देखिए ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन जो हम कराते हैं पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? पानी कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हम बोलेंगे पपास। क्या बोलेंगे? अच्छा सुनो, और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आइए इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसकी? जो है 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। कैसा होता है? 2 स्टेप। SN2 कितने स्टेप होता है? 1 स्टेप। ये कितने स्टेप होता है? 2 स्टेप। ध्यान से समझना, इसका पहला स्टेप इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन या सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन या सॉल्वेशन। बताओ क्या ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है? हाँ। क्या ये अल्काइल हैलाइड है? हाँ। अच्छा कार्बन पर कौन सा चार्ज आपको नजर आ रहा है? कार्बन पे कौन सा चार्ज नजर आ रहा है? पॉजिटिव। ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज नजर आ रहा है बेटा? बोलो। निगेटिव। अच्छा सुनना, क्या इस पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों नजर आ रहे हैं? पपास किसका सॉल्वेशन करते हैं? कैटायन का करते हैं, एनायन का करते हैं, या दोनों का करते हैं? दोनों का करते हैं। बेहतरीन जवाब, दोनों का सॉल्वेशन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेट करने वाला फैक्टर कौन आएगा? लोन पेयर। निगेटिव चार्ज को सॉल्वेट करने वाला फैक्टर कौन आएगा? H। अरे बोलो ना। अभी इस कार्बन और इस ब्रोमीन में अच्छी दोस्ती थी। क्या है? इस कार्बन और इस ब्रोमीन में अच्छी दोस्ती थी। क्या ये बॉन्ड बना है कि नहीं बेटा? बताओ। अरे बोलो। इस ब्रो ने इसके साथ अच्छी दोस्ती कर रखी है। ब्रो मतलब ब्रोमीन, ब्रो मतलब ब्रोमीन। इस ब्रो ने इसके साथ एक अच्छी दोस्ती कर रखी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पपास की नजरों में खटकते हैं। पपास की नजर, पपास समझ रहे हो ना बेटा? पपास की नजरों में खटकते हैं कि नहीं साहब ये दोस्ती अच्छी बात नहीं है, समाज क्या कहेगा इस दोस्ती के बारे में। मेरी बात ध्यान से समझना। और पपास आ जाते हैं इन दोनों को जुदा जुदा करने। क्या करने आते हैं? इधर देख लो, ब्रो के पपास उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। कैटियन के पपास, कैटियन मतलब कैटायन बनाएगा ना बेटा, कैटियन के पपास उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन इसके पपास इधर खींच रहे हैं, इसके पपास इधर खींच रहे हैं। मेरे बताओ क्या इनकी अच्छी बॉन्डिंग है कि नहीं? बताओ। क्या बहुत तेजी से खींच लेंगे कि धीरे 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 बॉन्ड टूटेगा? बताओ रे। धीरे 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 बॉन्ड टूटेगा, धीरे 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 बॉन्ड टूटेगा। दिस इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। लेकिन क्या हुआ? पपास ने इन दोनों को क्या कर दिया? जुदा जुदा कर दिया। क्या कर दिया रे? जुदा जुदा कर दिया। कैटी की हालत खराब है रो रो कर, इतनी हालत खराब है कि वो रो रो कर प्लेनर हो चुकी है। दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। अरे बोलो ना। आपके सामने कार्बोकैटायन कैसा नजर आ रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज है, और ब्रो कहीं कोने में अकेला पड़ा हुआ है, उसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। समझ लो, इसलिए पढ़ाई कर लो तुम लोग, समझ लो। और क्या ब्रो कहीं कोने में पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी दर्द इसको होता है, महसूस इसको होता है, दर्द इसको होता है, महसूस इसको होता है। इन दोनों के बीच में एक इंटीमेशन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इंटीमेशन बना हुआ है। इसीलिए इन्हें बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर। क्या बोलते हैं? इंटीमेट आयन पेयर, या इसे पर बोलते हैं कॉन्टैक्ट आयन पेयर। किस नाम से जानते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट आयन पेयर के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? तो बताओ ये जो बने हैं इसको कौन सा आयन पेयर बोलते हैं? इंटीमेट आयन पेयर, या क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट आयन पेयर के नाम से बोलते हैं। क्या कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है? अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो इसके साथ क्या जुड़ा होगा? RMBP, दैट इज rearrangement may be possible if formed carbocation is more stable than previous। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? पहला स्टेप हो गया आयोनाइजेशन, दिस इज द RDS। और कौन इस पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट लिया है? पपास। कौन लिया बेटा? क्या ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? हाँ ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब क्या H2 एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? हाँ। क्या उसने आयोनाइजेशन में पार्ट लिया है? हाँ। क्या वो एक न्यूक्लियोफाइल भी है? हाँ भाई हाँ। इसके पास लोन पेयर है। तो अगले स्टेप में पपास का रिएक्शन फिर किस पे होगा? कार्बोकैटायन पे। अच्छा तो कार्बोकैटायन कैसा है? प्लेनर है कि नहीं बेटा? बताओ। अगर प्लेनर है, मेरी बात ध्यान सुनना, तो अटैक केवल एक तरफ से होगा कि दोनों तरफ से हो सकता है? दोनों तरफ से हो सकता है। तो क्या यहाँ फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक अटैक भी हो सकता है? अगर फ्रंट अटैक हुआ तो अटैक तो H2O करता है, जुड़ता क्या है? OH। अटैक तो H2O करेगा, जुड़ता क्या है? OH। तो क्या सामने OH जुड़ गया है कि नहीं हुआ है? अगर बैक अटैक हुआ है तो क्या जुड़ा है बेटा? OH। क्या बैक जुड़ा है कि नहीं बेटा? जहां पर पहले अपना ब्रो था, जहां पर पहले अपना ब्रो था, उसी की जगह OH आया है। दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन। और उसके अपोजिट आया, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। बताओ बेटा रिटेंशन ज्यादा होगा कि इन्वर्जन ज्यादा होगा? आप ऐसे भी देख सकते हो, क्या यहाँ पे कॉन्टेक्ट आयन पेयर बना हुआ है कि नहीं बना है? अगर कॉन्टेक्ट आयन पेयर बना हुआ है तो बताओ क्या इसके जहां जिस तरफ ब्रोमीन था, क्या उसी तरफ अभी ब्रोमाइड नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? तो इधर से अटैक ज्यादा होगा कि पीछे से अटैक ज्यादा होगा? अरे वो जिधर ब्रोमीन उधर से अटैक ज्यादा होगा कि पीछे से अटैक ज्यादा होगा? पीछे से अटैक ज्यादा होगा, क्योंकि इधर सामने क्या है? ब्रोमीन भी है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ इंटीमेट आयन पेयर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? तो बताओ इन्वर्जन ज्यादा होगा कि रिटेंशन ज्यादा होगा? इन्वर्जन ज्यादा होगा, रिटेंशन ज्यादा होगा?
इन्वर्जन स्लाइटली मोर देन, इन्वर्जन स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। क्या बोला? इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। तो आप देख सकते हो बेटा, यानी स्लाइटली लेस देन 50% एंड दिस इज स्लाइटली मोर देन 50%। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है? हाँ। क्या दोनों इक्वल होता है? ना, थोड़ा सा ज्यादा बो वाला होता है। कौन वाला होता है? इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होता है? क्योंकि अभी कैटी की आंखों में कहीं ना कहीं ब्रो है, कैटी की आंखों में कहीं ना कहीं उसकी सोच में ब्रो है, तो सामने से H2 उतना ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगा जितना बैक साइड से। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? इसलिए इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। यानी कहने का मतलब, अगर इसमें कोई कायरल सेंटर होता, क्या बोला? अगर इसमें कोई कायरल सेंटर होता तो क्या रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता कि नहीं हो जाता? अरे बोलो, अगर कोई कायरल सेंटर इसमें होता तो क्या रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता? क्या होता है रेसमिक मिक्सचर? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इनैंशियोमर। अच्छा एक बात बताओ, रेसमिक मिक्सचर ज्यादा कहना सही होगा कि पार्शियल रेसमिक मिक्सचर कहना ज्यादा सही होगा? क्यों पार्शियल रेसमिक मिक्सचर जाना कहना सही? बिकॉज ये स्लाइटली इन्वर्जन क्या है? मोर देन रिटेंशन। बेटा बेहतरीन बोला, मैंने क्लास में पढ़ाया था तो बच्चों को यही चीज बोला था कि बच्चे याद रखना, इसका आंसर होता है पार्शियल रेसिमाइजेशन। एग्जाम में नीट में आ भी चुका है। लेकिन अगर पार्शियल रेसिमाइजेशन ऑप्शन में नहीं हुआ तो रेसिमाइजेशन टिक करके आना, और इसके बाद नीट में आ गया रेसिमाइजेशन लिख कर आ गया। अभी 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, रेसिमाइजेशन लिख कर आया था, कई बच्चे पार्शियल रेसिमाइजेशन चक्कर में क्या करके आ गए? गलत करके आ गए। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा था, मैंने बोला था पार्शियल रेसिमाइजेशन नहीं होगा तो क्या टिक करके आना? रेसिमाइजेशन। तो जो बच्चों ने बात ध्यान से सुनी थी वो क्या करके आ गए? सही करके आ गए। तो मेरी बात ध्यान से समझना, क्या जो इसका पहला सेकंड स्टेप कैसा स्टेप है? सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? फास्ट स्टेप है। तो क्या आरडीएस का बनना, आरडीएस ही क्या, कार्बोकैटायन का बनना ही आरडीएस है कि नहीं? बताओ, क्या कार्बोकैटायन का बनना ही आरडीएस है? यस, कार्बोकैटायन का बनना ही आरडीएस है। यानी बताओ, क्या आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल जो है, क्या आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है अटैक करने पर कि फास्ट स्टेप में? तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आरडीएस को डिसाइड नहीं करेगा। तो अपन बोल सकते हैं रेट प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। यहां न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं करेंगे। क्या इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा? हाँ, वैसे रियल में बोले तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर सॉल्वेंट एक्सेस में होता है तो उसको रेट में हम लोग डिसाइड नहीं करते। क्या मेरी बात समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था? इन्वर्जन की रिटेंशन, इन्वर्जन। SN2 में क्या बैक साइड, बोलो ना, इन्वर्जन हो रहा था। SN2 में प्योर इन्वर्जन होता है, लेकिन SN1 में इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, बट इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? रिएक्टिविटी फॉर SN1 प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी का आप क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन। बताओ कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बेंजाइलिक। फिर कौन सा होगा? एलाइलिक। फिर कौन सा होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड, और ध्यान सुना, 1 डिग्री RX और CH3X से इतना स्टेबल कैटायन नहीं बन पाता है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं कि ये SN1 रिएक्शन देते ही नहीं है। ये किस बात से जाना चाहेंगे? ये SN2 रिएक्शन से जाना चाहेंगे। क्या इतने मेरी बात सारे बच्चों क्लियर हो गई? बोलो बोलो। चलो साहब, अगर आप मेरी इतनी बात समझ चुके हो तो आइए ध्यान सुनना। इफ कायरल, जो मैंने बोला था सब लिख दिया, लिखकर इसीलिए ले आया हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इफ कायरल सेंटर प्रेजेंट देन प्रोडक्ट इज रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्चुअली पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस बिकॉज बोलो रे, इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। इफ इन प्रोडक्ट नो कायरल कार्बन, देन पता चले कायरल कार्बन है नहीं और तुम पार्शियल रेसिमाइजेशन या रेसिमाइजेशन टिक करके आ रहे हो। भैया कायरल कार्बन नहीं है तो रेसिमाइजेशन भी नहीं होगा। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1। क्या ये जो पानी है, पानी जो है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? हाँ। एनायनिक है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। और एनायनिक वाले स्ट्रांग होते हैं, न्यूट्रल वाले कैसे होते हैं? वीक होते हैं। तो बेटा ध्यान सुनना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स क्या होते हैं? SN1। SN1 डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1। केवल किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? और ध्यान से सुना, लो टेम्परेचर फेवर्स बोथ SN1 एंड SN2। याद रख लेना, एलिमिनेशन की बाउंड्री बन रही है। लो टेम्परेचर फेवर्स बोथ SN1 एंड SN2 और हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। रिएक्टिविटी ऑफ RX, रिएक्टिविटी RX इफ R इज सेम, R को अगर सेम कर दिया जाए, इसमें एल्काइल हैलाइड को में एल्काइल पोर्शन को क्या कर दिया हमने? सेम कर दिया। तो बताओ बोथ SN1 SN2 के लिए बात करेंगे तो R सब में क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं बेटा? चाहे SN2 हो उसमें भी लीविंग ग्रुप का निकलना होता है, चाहे SN1 हो
उसमें भी लीविंग ग्रुप का निकलना होता है। वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो जो जितना आसानी से निकल जाएगा, क्या उतना ही अच्छा रेट देगा कि नहीं देगा? तो चाहे SN2 हो चाहे SN1 हो, दोनों में ही RI क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और RF होगा सबसे कम, बिकॉज F क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। क्या होता है? पुअर लिविंग। यहां तक कोई डाउट? बोलो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। कौन नहीं देता बेटा? तो यहां पे तो बेटा मैंने R को क्या कर रखा है, R को कांस्टेंट कर रखा है बेटा, कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट वाला। तो अपन क्या है, रेट डाल देंगे ना। तो भी अब सारे मिथाइल लगाओगे, मान लो सारे मिथाइल लगा दो, भले SN1 नहीं देता है मान लो, लेकिन अगर कंपेयर करना हुआ, कंपेयर करना हुआ तो कंपेयर करने में तो कर ही सकते हैं ना। कंपेयर में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जहां कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बनता है वहां भी कंपेयर कर लेते हैं। विनाइल कैटायन बनाकर भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, भले विनाइल कैटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अपन किसकी बेसिस पे बात कर रहे हैं? लिविंग ग्रुप के बेसिस पे बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? वो बात अलग है, कंपेयर करने में तो अपन कर ही सकते हैं। आगे बढ़ जाएं। यहां तो कोई डाउट? ऑनलाइन बच्चों जल्दी जवाब दो, ऑनलाइन बच्चों जल्दी जल्दी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप लिखते रहो तभी मुझे पता चलेगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। यस, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मतलब पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो SN2 रिएक्शन नहीं देते, केवल SN2 की बात करी थी। आज मैं बात करने जा रहा हूं फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN1 एंड SN2 बोथ रिएक्शन। आज मैं बात करने जा रहा हूं ये कंपाउंड वो है जो SN1 SN2 दोनों नहीं देते। ध्यान से सुनना, क्या यहां पर रेजोनेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? रेजोनेंस चलने के कारण ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और इससे बनने वाला कैटायन, इससे बनने वाला कैटायन हाईली अनस्टेबल। इसलिए अच्छा, जब SN1 की बात होती है तो किसके रेजिस्टेंट बात होती है? कैटायन के रेजिस्टेंट बात होती है। इससे बनने वाला कैटायन क्या होगा? अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH है, तो बेटा क्या है? दिस इज हाईली, बोलो रे, हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये SN1 रिएक्शन भी नहीं देगा। क्या यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा बेटा? बोलो। SN2 नहीं देगा, लेकिन इससे बनने वाला कैटायन हाईली अनस्टेबल, SN1 भी नहीं देगा। अच्छा बताओ, क्या SN2 में जो होता है इन्वर्जन होता है? बताओ बोलो। इन्वर्जन के लिए बीच में क्या प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आएगा? SN2 नहीं देगा। ब्रेड रूल के हिसाब से चल रहे हैं। और इस पे बनने वाला, अगर इस पे कैटायन बनाओगे, वो भी क्या होगा? हाईली अनस्टेबल, क्योंकि प्लेनरिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक कोई एयर कम से कम 8 कार्बन की ना हो। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखे हैं जो SN1 भी नहीं देते हैं और SN2। रट लो, दिमाग में बना लो, ये रास्ते में कहीं ना कहीं तुमको मिलते रहेंगे। जहां पर तुम्हें विनाइल हैलाइड, जहां पे तुमको फिनाइल हैलाइड या ये एग्जाम्पल नजर आएगा, वहां तुरंत SN1 और SN2 दोनों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। फॉलोइंग कंपाउंड की बोथ SN1 एंड SN2, ये ऐसे कंपाउंड है जो SN1 SN2 दोनों देंगे। अच्छा बताओ, क्या ये 1 डिग्री का RX है? बोलो रे, 1 डिग्री का RX है, क्या देगा बेटा? बताओ, SN2। और इसका TS रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब बताओ, क्या यहां बनने वाला कैटायन, कैटायन भी स्टेबल होगा कि नहीं होगा बेटा? SN1 भी देगा। बताओ बेटा ध्यान से, ये है एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड हो गया, अब है एलाइल, क्या ये भी 1 डिग्री RX है? बोलो। SN2 देगा। क्या यहां बनने वाला कैटायन मोर स्टेबल होगा? SN1 देगा। बेटा बताओ, क्या ये 1 डिग्री RX है? SN2 देगा। और यहां बनने वाला कैटायन हाईली स्टेबल है, वो आपको सिग्मा रेजोनेंस, जिसे आप लोग डांसिंग रेजोनेंस के नाम से जानते हो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? तो बेटा ध्यान सुना, ये ऐसे कंपाउंड मिलेंगे, ये SN1 और SN2 दोनों देंगे। ये कंपाउंड SN1 SN2 दोनों देंगे, और ये कंपाउंड ना ही SN1 देंगे और ना ही SN। क्या याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बेटा? चलो साहब आगे बढ़िए। कंपेयर रेट फॉर SN1, कंपेयर रेट फॉर SN1। बताओ SN1 के रेट के लिए क्या करोगे? कार्बोकेटायन। अब भले कैटायन नहीं बनेगा, लेकिन बनाकर देखेंगे, कंपेयर करना है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो Cl को हटा ले, क्या बोला? Cl को हटा ले, कैटायन बना ले। Cl को हटा ले, कैटायन बना ले। Cl को हटा लिया है, कैटायन बना लिया है। Cl को हटा लिया है, कैटायन बना लिया। क्या ये कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा बेटा? तो क्या इसका SN1 का ऑर्डर ये बन गया कि नहीं बन गया बेटा? लेफ्ट से राइट जा रहे हो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, SN1 का रेट बढ़ता जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 304 एग्जांपल 10.7। अभी मैंने SN2 में 2 रिएक्शन कराए थे,
वो भी एनसीईआरटी के थे। यहाँ भी 2 रिएक्शन लेके आ रहा हूँ, ये भी एनसीईआरटी के है, याद रखना। ये एग्जाम्पल आ चुका है जेईई मेंस में मोर देन वन टाइम्स आ चुका है। अभी तक नीट में नहीं आया है, लेकिन अगर ये नीट में आ गया तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब गलत देने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, पहले समझ लेना रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, बीआर को हटाया, केटायन बनाया, बीआर को हटाया, केटायन बनाया, बीआर को हटाया, केटायन बनाया, और बेटा ध्यान सुनना, यहां भी बीआर को हटाया और क्या बन गया बेटा, केटायन बना। ये कितने डिग्री का आरएक्स हो गया बेटा, बोलो, क्या ये 3 डिग्री का आरएक्स हो गया कि नहीं हो गया? यस, दिस इज द 3 डिग्री का आरएक्स। बताओ बेटा ये कितने डिग्री का आरएक्स हो गया? 2 डिग्री का आरएक्स हो गया। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 3 डिग्री आरएक्स, फिर 2 डिग्री आरएक्स से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री आरएक्स। यहां बताओ कितने डिग्री का आरएक्स है? ये 1 डिग्री का आरएक्स है। बेटा यहां बताओ कितने डिग्री का आरएक्स है? ये 1 डिग्री का आरएक्स है। बहुत ध्यान समझना। बच्चा गलत क्या करेगा, बच्चा पहले बच्चा जानते हो क्या करता है, यहाँ एक चीज और सीखो, बच्चा तुरंत इसका रीअरेंजमेंट करा देता है, और रीअरेंजमेंट करा के से कितना डिग्री बना लेगा? 3 डिग्री। लेकिन ये प्रोसीजर एकदम गलत है। जब भी हम रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं, नोट कर लेना कॉपी में कहीं, अगर कभी भी रिएक्टिविटी डिसाइड करना है तो हमें रीअरेंजमेंट करके नहीं देखना होता है, हमें जस्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है। क्या देखनी होती है? जस्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटायन। हाँ, प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाते समय रीअरेंजमेंट होगा, करेंगे, मोर स्टेबल बनेगा, बनाएंगे, लेकिन रिएक्टिविटी देखते समय बेटा हमें क्या करना होगा? जस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, जस्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? जैसे ही देखा बच्चा कहता है हे मास्टर, हमने कहा बोलो सर यहाँ पर 1 अल्फा एच है, यहाँ कितने अल्फा एच हैं? 1 अल्फा एच। और यहाँ कितने अल्फा एच है बेटा? 2 अल्फा एच। तो आप बच्चा सीधे क्या करेगा? 2 अल्फा एच की स्टेबिलिटी 1 अल्फा एच से क्या कर देगा? ज्यादा, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन याद रखना, इस एग्जाम्पल को याद रखना, अगर हमारे अल्फा, मैं आपको उस स्टाइल में बता रहा हूं, उस लैंग्वेज में बता रहा हूं जिस लैंग्वेज में एनसीईआरटी ने लिखा है, या जिस लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनना। तो याद रखना कि अगर हमारे सामने ये कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है बेटा, बोलो? दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कौन सा नजर आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अगर अल्फा एच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्या बोला? अल्फा एच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, उस दशा में आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपके सामने है बेटा, उस दिशा में यहां ध्यान रखना, एनसीईआरटी का लैंग्वेज बता रहे हैं, पूछेगा तो अपना ऑप्शन भी वही मानेगा। इस दिशा में बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, बेटा ध्यान सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर 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 ओवर, बताओ बेटा क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट इसके हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से डोमिनेट्स होगा। बताओ अल्फा एच का डिफरेंस ज्यादा है कि ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है। इस दिशा में और इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपके सामने लगा हुआ है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट इसके किस इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट्स हो जाएगा बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन से। ये याद ही रखना है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। और आपके एनसीईआरटी में एक लौता एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है? इकलौता एग्जांपल। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करें तो अपन ये बोल सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्या बीटा कार्बन है कि नहीं बेटा, बोलो? बीटा पे क्या हो रहा है बेटा? क्या बीटा पे ब्रांचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ऐसा सुनो, बीटा पर ब्रांचिंग होता है तो कौन सा रेट कम हो जाता है? क्या SN2 का रेट कम हो जाता है कि नहीं? और जब SN2 का रेट कम होगा तो किसका रेट बढ़ने लग जाएगा बेटा? SN1 का रेट बढ़ने लग जाएगा। आप ऐसे याद रखो, बीटा पे ब्रांचिंग हो रही है तो किसका रेट कम हो गया? SN2 का रेट कम होगा तो किसका रेट बढ़ने लग जाएगा? SN1 का रेट बढ़ने लग जाएगा। तो बताओ इसमें जो ऑर्डर आपके सामने है वो ये ऑर्डर बन के आता है, इसको आपको याद रखना। क्या याद रख पाओगे बेटा, बोलो? इकलौता एग्जाम्पल, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगले एग्जाम्पल क्या, आ जाओ बेटा, ध्यान सुनो। यहाँ पे क्या देखोगे? बीआर को हटाया, केटायन बनाया। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। बीआर को हटाया, केटायन बनाया, बीआर माइनस को हटाया, केटायन बनाया, बीआर माइनस को हटाया, केटायन बनाया। क्या ये मोर स्टेबल केटायन होगा कि नहीं होगा बेटा? अरे बोलो। इसको स्टेबलाइज करने वाला एक पीएच है, इसको स्टेबलाइज करने वाला बताओ ये कहां से? यहाँ से प्लस एम, यहाँ से क्या बेटा? प्लस एम और प्लस एच, यहाँ से प्लस एम और प्लस एम, यहाँ से प्लस एम, यहाँ से प्लस एम, और यहाँ से बेटा क्या है? प्लस एच। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या ऑर्डर यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगले क्वेश्चन का जवाब दो, तड़तड़ जवाब दो बेटा। क्रैश कोर्स और मेन कोर्स का एग्जांपल पढ़ रहे हो, ऐसे जल्दी जवाब दो। क्या यहाँ से तो आई को हटाओगे केटायन बनाओगे? आई माइनस को हटा लिया, केटायन बना लिया। आई माइनस को हटाया, केटायन बना लिया। आई माइनस को हटाया, केटायन बना लिया। NH2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा, बोलो? प्लस एम। क्या लगेगा बेटा? प्लस एम। CH3 कौन सा लगाओगे? प्लस एच। OCH3 क्या लगाओगे बेटा? प्लस एम। NO2 क्या लगाओगे? माइनस एम। प्लस एम में ज्यादा प्लस एम किसका लगाओगे? OCH3 का कि NH2 का? OCH3 का कि NH2 का? OCH3 का। क्या क्या लग रहा है?
अरे वो प्लस एम बोला है वो, ठीक है, मिस प्रिंट में तुम लोग ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या है, हाँ बड़ी बात, क्या बताओ बताओ किसका प्लस एम, बोल तो वही रहा हूँ, OCH3 और NH2 में किसका प्लस एम ज्यादा होगा, बताओ रे, है ना, इसका प्लस एम मोर होगा, क्यों रे क्यों रे क्यों रे, EN फैक्टर बोलो, है ना। एक्चुअली क्या है कि अपन कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं ना, हाँ तो लिखने में थोड़ा बहुत हो सकता है मिसप्रिंट, वो अपन सही कर लेंगे, वो आप सही करवा भी देते हो। बताओ सबसे आगे कौन होगा रे, डी के बाद क्या होगा रे, बी के बाद क्या होगा, और सी के बाद क्या होगा, ए। अरे होलो ना, SN1 SN2 मिलाकर हमने कम से कम आपको 8 एग्जाम्पल करा दिए, समझ में आया, केवल SN1 SN2 में रिएक्टिविटी में, वो भी क्रैश कोर्स में, सोचो रिकॉर्ड बन गया है, आज तक का सबसे मेगा क्रैश कोर्स जा रहा है। अरे मेरी बात क्लियर हो गई, इतना क्वेश्चन किसी क्रैश कोर्स में अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेगा इतना। आइए एक आपके सामने मैं बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ध्यान समझना। एक्चुअली हमने SN2 अलग पढ़ा दिया, हमने SN1 अलग पढ़ा दिया, हमने SN2 की कहानी बता दी, हमने SN1 की कहानी बता दी, लेकिन जब तुम एग्जाम में बैठे तो तुमको पता ही नहीं है, क्वेश्चन को देख के पता ही नहीं चल रहा है, सर ने तो SN2 के एग्जांपल SN2 में बता दिए, SN1 के एग्जांपल SN1 में बता दिए, और हमको मिक्स दे दिया। अब प्रोडक्ट हमको बनाना है, हम तो कंफ्यूज हैं, बिकॉज SN2 की कहानी लिखेंगे तो केवल इन्वर्जन बोलेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर देखेंगे, अरे बोलो SN1 की कहानी लिखेंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, RMBP भी हो सकता है, और इसके अलावा क्या है, उसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होगा, इन्वर्जन स्लाइटली मोर देन रिटेंशन होगा, तो हम बड़े कंफ्यूज रहेंगे, सर हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ SN1 है या SN2 है। हम आपको वही सिखाने जा रहे हैं। जनरली इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, और इस क्वेश्चन की पुष्टि के लिए हम इतने सारे क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आए हैं। सबसे पहले ट्रिक टू आइडेंटिफाई SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ट्रिक टू आइडेंटिफाई SN1 एंड SN2 रिएक्शन कैसे, ध्यान सुनना। एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अगर प्रेजेंट है तो हम किस रास्ते से जाएंगे, SN2 के रास्ते, और अगर अब्सेंट है तो किस रास्ते जाएंगे, SN1। अब बच्चा कहता है लेकिन हमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, तो याद रखना एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट के अलावा न्यूक्लियोफाइल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, जैसा कैसा है एनाइनिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसा है एनाइनिक, बोलो ना, जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, या फिर कोई सॉल्वेंट है और हमने अलग से एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल भी डाल दिया, तो जनरली किस रास्ते जाने का कोशिश करेगा, SN2। लेकिन अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल एब्सेंट है, तो सर अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल एब्सेंट है लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा ना, हमने कहा हाँ सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। जैसे अभी हमने पपास की बात करी थी कि नहीं बताई थी, पपास क्या था, सॉल्वेंट, पपास क्या था, सॉल्वेंट, लेकिन वही अटैक भी क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा पपास जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे पता चला, बिकॉज वो एनाइनिक नहीं था, तो यानी एब्सेंट है सॉल्वेंट, पपास जो वाटर है वही कैसा होगा आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हम SN1 की तरह से चलेंगे। बताओ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा तो कैसे जाओगे, SN2, और अगर एब्सेंट होगा तो कैसे जाओगे, SN1। अच्छा बताओ सॉल्वेंट अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, DMSO DMA डी क्या बेटा DMSO DMA, या फिर क्या ले जाए आपके सामने, ये हो गया THF DMF है बेटा, ये क्या है साफ दिख रहा है DMF है ये, और THF एक्सेट्रा आ जाए तो कौन सा जाएगा, SN2। और अगर आपके सामने पानी है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, पपास है, क्या है पपास, ये क्या फेवर्स करेंगे, SN1। अच्छा सुनो बेटा फिर आपके लिए अभिषेक, 1 डिग्री RX हो, 1 डिग्री RX हो या CH3X हो, तुम एक बार पूछो हम 10 बार लिखेंगे, यहाँ पे हर जगह लिखेंगे, इतनी बार लिखेंगे, पहली बार भूलोगे तो दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं ध्यान दो तो तीसरी बार आएगा, तीसरी बार नहीं ध्यान चौथी बार आएगा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चीजें इतनी बार रिवाइज करा देते हैं कि सुन सुनकर बच्चों को याद हो जाता है। तो अगर 1 डिग्री RX है और CH3X है तो वो किस रास्ते जाना पसंद करेंगे, SN2, और 3 डिग्री RX SN1, 3 डिग्री RX SN2 देता ही नहीं। लेकिन अगर हमारे सामने क्या आ जाए 2 डिग्री RX, तो 2 डिग्री आरएक्स कंडीशंस को देख के अपना चेहरा बदल लेता है, अपने रास्ते बदल लेता है। 2 डिग्री आरएक्स अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पहचानोगे कैसे, कैसे पहचानोगे बेटा, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, तो किस पाथ से जाना चाहेगा, SN2, किस पाथ से जाना चाहेगा, SN2। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वीक न्यूक्लियोफाइल है यानी पपाज है तो किस रास्ते जाना चाहेगा, SN1। बोलो रे, यहां तो कोई डाउट किया, बताओ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरा जवाब देना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरा जवाब देना। बताओ बच्चा अगर हमारे सामने एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो क्या जाओगे, SN2, एब्सेंट है तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो
DMF है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2, DMSO है तो एसिटोनाइट्राइल है तो एसिटोनाइट्राइल भी आपका क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। THF है तो पोलर, और अगर पपाज आ गए, पानी आ गया तो, एल्कोहल आ गया तो, एस्टिक एसिड आ गया तो, 1 डिग्री RX CH3X आ गया तो, और 3 डिग्री RX आ गया, 2 डिग्री RX विथ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल पपाज, बोलो ना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? इनको ध्यान में रखते हुए हम SN2 और SN1 के बारे में चर्चा कर लेंगे। क्या यहाँ पे बात क्लियर हो गई? हाँ, अगर आप मेरी बात समझ चुके हो, बेटा मैं जानबूझ के लिखा हुआ था इसलिए ले आया, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ठीक है, ये आप समझ लेना, ठीक है। मेन क्लास में तो अपन उसको पूरा सॉल्व करवाते हैं, किसी बच्चे का नोट्स का ही कटिंग है ये। अब सुनो ध्यान से, जैसे आप ध्यान सुनो, ये कितने डिग्री का RX है? 2 डिग्री का RX है, 2 डिग्री का RX है, और हमने ले लिया NaCN DMSO। DMSO क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और NaCN में CN माइनस कैसा न्यूक्लियोफाइल हो गया? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। कैसा हो गया? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। SN1 या SN2? ये SN2 के थ्रू जाएगा। किससे जाएगा? SN2 के थ्रू जाएगा। Br को हटा ले, CN लगा ले, बोलो ना। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ बेटा, ये अगर आपके सामने बात किया जाए तो बताओ, ये जो आपके सामने एल्काइल हैलाइड है, मैंने लिया डीएम में क्या होता है बेटा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या साथ में KSH भी लिया है कि नहीं लिया बेटा? KSH में SH माइनस क्या है? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। कैसा है? पाथ कौन सा चलेगा? कौन सा चलेगा? SN2 में बताओ क्या होता है? बताओ। नहीं, वेरी गुड। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है, रिटेंशन, इन्वर्जन केवल होता है या इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होता है? तो अगर वेज पर Br लगा है तो तुम किधर सोचोगे? डैश पे सोचोगे। तो आपने क्या किया, ध्यान सुनना, यहाँ पर Br किस पे है? वेज पर, तो SH किस पे आ गया? डैश पे। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अरे बोलो, दिस इज कॉल्ड SN2। अगले क्वेश्चन का जवाब देना, अगले क्वेश्चन का जवाब देना। यहाँ ध्यान सुना, कितने डिग्री का RX है? ये समझ में आ गया ना? अगर ये डैश पे आ जाएगा तो वेज वाला क्या हो जाएगा? ये SH डैश पे आएगा तो D किस पे आ गया? वेज पर आ गया। अरे बोलो, अगले क्वेश्चन का जवाब, कितने डिग्री का RX है? 2 डिग्री का RX है। क्या DMSO क्या है? क्या NaCN एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है? कौन सा पाथ चलेगा? SN2 में क्या होगा? इन्वर्जन। अगर Br बेच पर है तो CN किस पे आएगा? क्या 100% इन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अगले में देखो, कितने डिग्री का RX है? 2 डिग्री का RX है। लेकिन क्या इसमें सॉल्वेंट कैसा है? पोलर प्रोटिक। क्या कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है? क्या पानी खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? बताओ कौन सा पाथ जाएगा? SN1। क्या कार्बोकैटायन बनाएगा? क्या इन्वर्जन केवल होगा कि इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होगा? तो बता, क्या अगर रिटेंशन हुआ तो जहां Br बेज है तो OH भी आ जाएगा बेज, अगर Br बेज है तो OH क्या आ जाएगा? डैश। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? लेकिन क्या इन्वर्जन स्लाइटली मोर होगा कि नहीं होगा? क्या इन्वर्जन स्लाइटली मोर होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो साहब, अगले क्वेश्चन का जवाब देना। बेहतरीन क्वेश्चन का जवाब, बच्चा यहाँ फंस जाता है। बताओ बेटा, क्या यहाँ CH2Cl और I दोनों लगे हुए हैं कि नहीं लगे हैं बेटा? बताओ, NaCN DMF क्या पहचानोगे? SN1 या SN2? कैसे पहचाना SN2 है? सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और NaCN में CN माइनस क्या? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। तो बताओ, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? I वाला कि Cl वाला? लेकिन क्या I वाला यहाँ निकल पाएगा? क्यों नहीं निकल पाया? क्या वो रेजोनेंस के साथ है? बोलो ना। जो रेजो के साथ बिजी है तो ना SN1 देगा और ना ही, तो बच्चा सबसे पहले इसी को निकाल देता है, लेकिन ये निकलेगा नहीं, क्योंकि अभी भी कहां पे बेटा? क्या वो रेजोनेंस के साथ बिजी है कि नहीं बेटा? बोलो। तो अब आप देख सकते हो, क्या Cl हटेगा और उसकी जगह Cn लगेगा? क्या इस तरह से आप पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे? अरे बोलो यार, अभी तक 15-20 क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। अरे बोलो, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? चलो साहब, आइए आगे ध्यान देखते हैं। ये अभी तक क्या चल रहा था? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रो। अब आइए, बहुत ध्यान समझना, पूरा NCERT आपके सामने। ऑनलाइन बच्चों बातें क्लियर हो रही है? जवाब दीजिए। ऑनलाइन बच्चों जवाब दो बेटा। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। आइए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ध्यान समझना। नाउ वेरियस केमिकल रिएक्शन, वेरियस केमिकल रिएक्शन में चैप्टर वाइज चल रहे हैं हम लोग, चैप्टर वाइज है। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, जो इंट्रोडक्शन चल रहा था अभी हेलो एल्केन चैप्टर से उठाया था मैंने। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन।
जिसमें से हम लोग एल्काइल हैलाइड को पढ़ रहे हैं। एंड पहला रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या कहलाएगा बेटा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में ध्यान सुनना, पहला रिएक्शन पढ़ने जा रहे, दिस इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या है बेटा? बहुत शांत सुना, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन कहां यूज करते हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। क्या हो गया? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड बनाने में इसका यूज होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। पहला क्वेश्चन यही बन गया एल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन में। अब सुनो होता क्या है, बहुत ध्यान समझना। ये है एल्काइल हैलाइड RX है। बेटा ध्यान सुनो, कहां हो, तुम्हारी नजर कहां है? मास्टर इधर है, इधर। ये है RX। RX क्या है हमारे पास? एल्काइल हैलाइड। Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन कराई NaI ड्राई एसीटोन, NaI ड्राई एसीटोन। तो क्या होगा बेटा? एक्सचेंज तभी होगा जब दोनों तरफ हैलोजन होगा। अरे हम तुमसे पैसे का एक्सचेंज करेंगे तो तुम मेरा पैसा लोगे, हम तुम्हारा पैसा लेंगे। यहाँ हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? X और I आपस में क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। तो बेटा इधर क्या आ गया? I पहुंच गया R के पास और X पहुंच गया Na के पास। खत्म। इतना सा ही फिंकलस्टीन रिएक्शन, मात्र इतना सा ही फिंकलस्टीन रिएक्शन। किंतु परंतु लेकिन बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है इस रिएक्शन में। बच्चा कहता है कि हे मास्टर, हमने कहा बोलो, आपने कहा था ये, फिर आकर इसको निकालना नहीं चाहिए, बोलो है ना। अब सुनो ध्यान से, x माइनस है ये, x माइनस है ये Cl माइनस हो सकता है, ये Br माइनस हो सकता है। और I कैसा है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं बेटा? अगर I एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो क्या इस पे रिएक्शन करके इसको बाहर से निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? और जैसे ही निकाल दिया, क्या वापस से RX बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे बोलो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं बल्कि कैसा है? बोलो बोलो। अगर ये बन गया तो ये बन गया, बन गया RI बन गया तो बन गया। अब बच्चा कहता है सर लेकिन ऐसे पॉसिबल कैसे हुआ? तो इसमें फिंकलस्टीन ने जो मदद ली थी वो भाईजान की मदद ली थी। किसकी ली थी? भाईजान मतलब फजान। भाईजान का मतलब फजान। फजान का उसने मदद लिया था। कैसे मदद लिया था? पढ़ा लिखा था, इनऑर्गेनिक आती थी उसको। ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताओ, एसीटोन जो है, एसीटोन क्या ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कि नहीं बेटा? बताओ इसका नेचर कैसा है, आयनिक या कोवैलेंट? कोवैलेंट। अरे बोलोगे तो जवाब देंगे। आयनिक है कि कोवैलेंट है? ये आपका कोवैलेंट है। मेरी बात ध्यान सुना, ये आपके सामने क्या है? दिस इज द कोवैलेंट। अब समझ में, मेरी बात ध्यान समझना। एक बात बताओ, फजान रूल क्या कहता है? फजान रूल ये कहता है कि अगर केटायन का साइज छोटा, केटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा, दैट इज केटायन का केटायन का पोलराइजेशन ज्यादा, एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आते हैं। क्या बोलता है? आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या इतनी मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ रे, Na+ इधर भी है, Na+ इधर भी है, क्या केटायन दोनों तरफ कांस्टेंट है कि नहीं बताओ? अच्छा इधर I माइनस है और इधर X माइनस है, बताओ ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर NaI होगा कि NaX होगा? NaI ज्यादा का। बता केटायन दोनों में क्या है? कांस्टेंट। तो जिधर एनायन का साइज बड़ा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो बताओ NaCl, मान लो NaCl है, NaCl और NaI में ज्यादा कोवैलेंट कौन है? NaI। और लाइक डिजॉल्व लाइक, और ये भी क्या है? कोवैलेंट। ये भी क्या है? कोवैलेंट। इसमें आसानी से डिजॉल्व कौन होगा? NaI डिजॉल्व होगा कि NaCl डिजॉल्व होगा? NaI डिजॉल्व हो जाएगा। क्या ये आयनिक इन नेचर नजर आ रहा है ज्यादा ज्यादा? इसमें डिजॉल्व होगा कि प्रेसिपिटेट बना लेगा? और प्रेसिपिटेट जो बनता है वो रिएक्शन का पार्ट नहीं होता, रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। तो अगर रिएक्शन से बाहर निकलता गया तो बताओ अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या इक्विलिब्रियम बाहर भागना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? अरे बोलो। ये बाहर होता जा रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या बेहतरीन दिमाग लगाया था किसने किसने किसने? फिंकलस्टीन ने। किसने लगाया था? फिंकलस्टीन ने। किसकी मदद ली थी? भाईजान। बोले तो फजान। लिखा हुआ है, देखो बेटा, ये क्वेश्चन असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। NaI soluble in acetone, NaI soluble in acetone, but NaCl and NaB are insoluble, so they form precipitate and reaction goes in forward direction according to ली चैटलियर प्रिंसिपल। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो ऐसा करो, भले एक लाइन का रिएक्शन है बट दिमाग तो उसने बहुत ज्यादा लगाया है, यानी सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट में बहुत दिमाग लगाया है। बात क्लियर हो गई? तो ये याद रखना। फिंकलस्टीन में किसका बताओ, फिंकलस्टीन में क्या बनाने में यूज होता है? आयोडाइड। अरे बोलो ना, शायद इसके नाम में पैदा होते ही आई कई बार आ गया था, इसलिए शायद इसने बोला था कि हम आयोडाइड ही बनाएंगे।
अरे बोलो ना, तो आ गया फिंकलस्टीन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो साहब ध्यान समझना, अगला आता है स्वार्ट्ज। क्या आता है? स्वार्ट्ज। क्या आता है? स्वार्ट्ज। स्वार्ट्ज रिएक्शन का प्रयोग करते हैं एल्काइल फ्लोराइड बनाने में। क्या बनाने में बेटा? एल्काइल फ्लोराइड आरएफ बनाने में यूज किया जाता है। तो बेटा ध्यान, अच्छा ये जो रिएक्शन आपके सामने मैंने लिखा है, इस रिएक्शन का नेचर क्या होता है? दिस इज द SN2। ये कौन सा रिएक्शन होता है? SN2। यानी फिंकलस्टीन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? SN2। लेकिन स्वार्ट्ज का हमारे सिलेबस में नाम नहीं है, इसलिए क्रैश कोर्स में तो उसका नाम मैं लेने वाला नहीं हूं। मेन कोर्स में लेता हूं, क्रैश कोर्स में जरूरत ही नहीं है, नाम लूंगा भी नहीं। बस इतना याद रखना, RCl या RBr लिया, RCl या RBr लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई हमने? AgF। किसके साथ कराई? AgF। ये क्या है? दिस इज अ हैवी मेटालिक फ्लोराइड। ये क्या है बेटा? KGF नहीं बेटा, AgF। ये क्या है? हैवी मेटालिक फ्लोराइड है। अच्छा इसकी जगह एनसीईआरटी में जाके देखना, इसकी जगह हम Hg2F2 भी ले सकते हैं, COF2 भी ले सकते हैं, या SbF3 भी लिया जा सकता है। अब होता क्या, जो हैवी मेटालिक फ्लोराइड होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं बेटा, ये रिएक्शन जो आपके सामने लिखी है ना, ये डायरेक्ट नहीं होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद रिएक्शन होता है, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखना, पहले कॉम्प्लेक्स बनाता है। Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? मैक्सिमम 2। कितना होता है? अभी कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 1। ये इसके साथ भी क्या है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है? 2। उसके बाद इस बॉन्ड को तोड़कर F यहां पर जाकर लगता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? RF। लेकिन वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखना कि क्या हो गया बेटा, Cl को हटा के क्या लग जाएगा? F लग जाएगा, और इधर AgCl और AgBr। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, बताओ जवाब देना। अगर RX के साथ, RX मतलब हमारे सामने RCl हो सकता है या क्या हो सकता है? RBr। अगर हमने CH3Br के साथ AgF की रिएक्शन कराई तो बताओ क्या हो जाएगा? CH3F और AgBr। बताओ AgF के साथ अलावा और क्या क्या ले सकते हैं? बोलो मेरे साथ एक बार बोलो, AgF के अलावा और क्या ले सकते हैं? Hg2F2, COF2, SbF3। कभी कभी क्या होता है, बच्चा खाली AgF रटा होता है और एग्जाम में वो क्या लिख कर देता है? COF2। क्या लिख कर देता है? COF2। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये है क्या। तो याद रखना, कोई भी हैवी मेटालिक क्लोराइड यहाँ लिया जा सकता है। ये हाई फाई वाले होते हैं, ये इसके बॉन्ड को बड़ी आसानी से ब्रेक करवा देते हैं, RCl के बॉन्ड को। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाई फाई जानते हो ना, हाई आयनिक पोटेंशियल, बोलो ना, इनऑर्गेनिक में हाई E/R रेशियो। चलो बेटा बताओ, रिएक्शन विथ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बहुत याद रखना, एनसीईआरटी पेज नंबर 301 एंड एग्जांपल 10.5 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा ध्यान सुनना, अभी जो ऐसे तुम बोल दिए हो ना सर ये तो आता है, लेकिन इसमें जो वो क्वेश्चन आएगा ना तो बच्चा सुलट जाता है, बहुत ध्यान समझना। अभी वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये NaCN और ये है AgCN। बताओ ये कैसा नेचर होता है बेटा? बताओ, ये आयनिक इन नेचर है, ये प्रीडोमिनेटली आयनिक इन नेचर में पाया जाता है। और ये कैसा होता है बेटा? कोवैलेंट। जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर, सिल्वर ये हाई फाई वाले हैं। कैसे बेटा? हाई फाई। डी ब्लॉक वाले होते हैं हाई फाई। डी ब्लॉक वाले मेटल कैसे होते हैं? हाई फाई। ये कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा ये कैसा बॉन्ड हमारे सामने हो गया? दिस बॉन्ड इज कोवैलेंट, दिस बॉन्ड इज। और ये कौन से? एस ब्लॉक वाले हैं कि नहीं बेटा? एस ब्लॉक वाले कैसे बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बताओ, ध्यान सुना, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आप जैसा सोचना चाहते हो वैसा बताऊं, अभी जैसा एनसीईआरटी बोल रहा है वैसा नहीं बता रहा हूं, हम आप वाले लैंग्वेज में बता रहे हैं। तो बता, आयनिक हो जाने के कारण कार्बन पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। और नाइट्रोजन पर क्या है बेटा? लोन पेयर। कार्बन की तरफ से भी और नाइट्रोजन की तरफ से भी, दोनों तरफ से ये अटैक कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन बताओ, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा होगा? निगेटिव वाला कि लोन पेयर वाला? तो बता, मेजर प्रोडक्ट निगेटिव वाला कि लोन पेयर वाला? तो इधर से हो जाएगा अटैक और बॉन्ड टूट जाएगा खटैक। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? क्या RCN का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? इसे क्या बोलते हैं? क्या बन गया बेटा? बताओ, एल्काइल साइनाइड। क्या बन गया बेटा? दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल साइनाइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एल्केन नाइट्राइल। क्या बोलेंगे बेटा? एल्केन नाइट्राइल। सीएन को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्राइल का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा साहब ध्यान सुनना, बताओ ये कोवैलेंट है कि आयनिक है? कोवैलेंट है, तो क्या ये बॉन्ड टूट पाएगा? ये टूट पाएगा नहीं, तो कार्बन पर क्या निगेटिव चार्ज आएगा? कार्बन पर निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो इसके पास एक ऑप्शन है कि इसके पास दो ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन क्या है? कहां से अटैक करेगा? लोन पेयर से। तो अटैचमेंट कहां से होगा? नाइट्रोजन से। बेटा याद रखना, जब जब सिल्वर आता है ना, तो जो रिएक्शन है बहुत आसानी से नहीं होता, यहाँ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद रिएक्शन होगा। लेकिन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। बताओ यहाँ क्या बन गया आपके सामने?
क्या RNC का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बोलो, बताओ क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, या क्या बोल सकते हैं बेटा बताओ आईपीएससी में? एल्केन आइसोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा बेटा? एल्केन आइसोनाइट्राइल। क्या यहाँ तो कोई डाउट की नो डाउट? अरे बोल तो दिया करो। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये तो मैंने लिख दिया, अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात सुनना, वो ये लिखता है, वो ये लिखता है, ध्यान सुनना, जाके देखना एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल में देखना जाके, वो कहता है कि ये साइनाइड है। ये क्या है बेटा? साइनाइड आयन है। अच्छा बताओ, ये पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं बेटा? अरे वो तो, और हमने आपको एक चीज बताया था, पोलर पाई बॉन्ड में होता है रेजोनेंस। क्या बोला था? पोलर पाई बॉन्ड में होता है रेजोनेंस। तो बेटा ये इसका कौन सा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान समझना, अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दें, अगर इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दें, तो पूंछ पर क्या बनेगा? पॉजिटिव। इधर देख बेटा, पूंछ पर क्या बनेगा? पॉजिटिव। क्या वो पॉजिटिव निगेटिव ने न्यूट्रल कर दिया कि नहीं कर दिया? और नाइट्रोजन पे क्या जाएगा? निगेटिव। अब बताओ, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण, बेटा याद रखना जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जाके पढ़ना, एग्जांपल 10.5 में लिखा हुआ है। वो कहता है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दूसरे के, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण कार्बन पर भी निगेटिव आ रहा है और नाइट्रोजन पर भी निगेटिव आ रहा है। लेकिन अभी मैंने समझाते समय क्या बोला था? कार्बन पर निगेटिव और नाइट्रोजन पर लोन पेयर। लेकिन वहां पे देखना, क्या कार्बन पर भी निगेटिव आ रहा है? हाँ। क्या नाइट्रोजन पर भी निगेटिव आ रहा है? हाँ। तो बॉन्ड तो दोनों तरफ से बनना चाहिए। फिर भी मेजर आरसीएन ही क्यों बनता है? उसका उसने रीजन बोला है। उसने बोला है कि जब आरसीएन बनेगा तो सीसी बॉन्ड बनेगा, आरएनसी बनेगा तो सीएन बॉन्ड बनेगा। तो उसने बोला है सीसी बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन सीएन बॉन्ड। क्या बोला बेटा? सीसी बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन सीएन बॉन्ड। और इसके कारण क्या हुआ? जो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। क्या आपको इतनी मेरी बात क्लियर हो गई है? तो मैं आपको एग्जांपल 10.5 एंड पेज नंबर 301 पर जो स्टेटमेंट लिखा है वो मैं पढ़कर सुनाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। उसने कहा है हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद केसीएन टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड as main product while AgCN form isocyanide as the chief product explain। और बोलता है केसियन इज, केसियन यानी उसने केसियन का एग्जांपल लिया है, केसियन इज प्रीडोमिनेटली आयनिक and provides cyanide ion in solution although both carbon and nitrogen atom are in a position, सुनो ध्यान सुनने, although both carbon and nitrogen atoms are in a position to donate electron pair, इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों हैं, दोनों अटैक कर सकते हैं। द अटैक टेक्स प्लेस मेनली थ्रू कार्बन एटम एंड नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम सिंस, क्वेश्चन आ गया, रीजन पूछेगा, सिंस सीसी बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन सीएन बॉन्ड, यही रीजन होगा बेटा इसका अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गया। However, AgCN is mainly covalent in nature and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the main product। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बेटा? और एक जगह और लिखता है ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइड प्रोसेसेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर and they are called ambident nucleophile। actually cyanide groups is a hybrid of two contributing structure। और ये बनाता है बेटा, ये बनाता है, पेज नंबर 300 पर लिया है, and therefore can act as a nucleophile in two different ways। यानी इधर से भी अटैक और इधर से भी अटैक। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो ये एनसीईआरटी में जाके देखना, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये प्रोडक्ट बन गया। आइए अगले ध्यान सुनता है, रिएक्शन विद NaNO2 ले लिया या KNO2 ले लिया या फिर हमने ले लिया AgNO2 ले लिया, तो आपको अच्छे से पता है भैया इसका नेचर कैसा होगा। बोलो रे, क्या ये आयनिक होगा? बोलो बोलो, S ब्लॉक वाला है, ये D ब्लॉक वाला है, हाई फाई वाला है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो इसका नेचर क्या मानोगे? क्या ये कोवैलेंट इन नेचर मानोगे? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि वो एनायनिक नजर आता है क्या, तो अटैक ऑक्सीजन से होगा, X माइनस को बाहर निकाल देगा और RON डबल बॉन्ड O बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल नाइट्राइट। क्या मेरी बात समझ में आता है क्या? लेकिन ये कैसा है? ये कोवैलेंट है। क्या ये बॉन्ड टूट पाएगा आसानी से? आहा आहा। क्या इस पर निगेटिव आएगा? नहीं आएगा। अब ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। अच्छा डोनर कौन होगा, ऑक्सीजन वाला कि नाइट्रोजन वाला? तो बताओ अटैक कहां से करोगे? नाइट्रोजन से। बॉन्ड कहां से बनाओगे? नाइट्रोजन से। तो जो बनेगा आपके सामने वो RNO2 बन जाएगा।
and this is called as nitroalkane स्वाहा। आहा, अरे बोलो ना, क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? कोई डाउट कि नो डाउट? तो बच्चा ये कहता है सर वो जो आपने पहले लेक्चर में बात बोली थी, मैंने कहा कौन सा? हम तो उससे डायरेक्ट जवाब दे देंगे। हमने कहा बोलो कौन सा? बच्चा कहता है जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। मैंने क्या बोला? सुनो, जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड। एग्जाम में डायरेक्ट टिक करके आ जाइयो भैया। इधर देखो, सिल्वर आया है, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया है। सिल्वर आया है, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया है। हो गया क्या? जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। आपके सामने बच्चों ये एनसीईआरटी का पेज है। एनसीईआरटी का पेज जान लो, पेज नंबर 300। सुनो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड RX NU माइनस ने किया अटैक, X माइनस निकल गया खटैक। क्या RNU बन गया कि नहीं बन गया बेटा? तो यहां पर डिफरेंट तरह के आपके न्यूक्लियोफाइल आने वाले हैं। देखना बेटा, जो चीज हमने आपको समझाई थी वो यहां पर आ गया है, बहुत ध्यान समझना। RX पर रिएक्शन कराने जा रहे हैं, NaOH ले लो या KOH ले लो, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? OH माइनस। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ROH। X को हटा के OH लगा दो। जो आपने गलती करी थी, जब H2O आता था तो आप OH माइनस बोल गए थे एक बार, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था आपने। H2O OH माइनस नहीं, बल्कि पूरा H2O के रूप में ही अटैक करता है। अटैक H2O करता है, लेकिन जुड़ता कौन है? क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? अटैक H2O करता है, लेकिन जुड़ता कौन है? OH। NaOR है तो क्या बोलोगे? क्या OR माइनस आएगा? NaI I माइनस, NH3 पूरा का पूरा NH3, RNH2 पूरा का पूरा RNH2, R डैश NH पूरा का पूरा R डैश NH। अटैक NH3 करेगा, जुड़ेगा कौन? NH2। एक H निकाल देना। बात क्लियर हो गई? अगले में ध्यान सुनना, KCN में Cn माइनस, AgCN में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, KNO2 में ONO माइनस, AgNO2 में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। अरे बोलो ना, अरे बोलो रे। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल कौन है? प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बोलो। इसके अलावा अगर RCOO माइनस Ag आ गया तो बेटा क्या है? ये सॉल्ट है कि नहीं बेटा? सॉल्ट है तो ये नेगेटिव चार्ज वाला अटैक कर लेगा। LiLH4 आ जाएगा तो H माइनस। ये क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लाइक RMgX। क्या हो गया? RMgX। तो अटैक कौन करेगा? R माइनस। तो एक अपने आप में जो ये पूरा का पूरा बना है, ये क्वेश्चन है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है और इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? बोलो। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पे अपने अंदाज में लिख दिया है, अपने अंदाज में लिख दिया है। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, सारे बच्चे जवाब देना। बेटा ध्यान सुनो सब लोग, ये क्या है? 1 डिग्री RX है कि नहीं? 1 डिग्री RX कौन सा रिएक्शन चलेगा? SN2। कौन सा चलेगा? SN2। NaOH लिया, एक्वस NaOH लिया, क्या एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल OH माइनस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो। OH माइनस है और 1 डिग्री RX है, कौन सा पाथ चलेगा? SN2। क्या बन गया? अल्कोहल। क्या बन गया? SH माइनस लोगो तो क्या बन जाएगा? अरे भैया एक Br को हटा लेना है, न्यूक्लियोफाइल चिपका देना है। बताओ बेटा, CH3O माइनस ले लिया तो क्या जुड़ेगा बेटा? क्या OCH3 लग गया कि नहीं लग गया? और किसका फॉर्मेशन हो गया? ईथर का। RCOO माइनस CH3COO माइनस ले लिया तो क्या ये Br को हटा के OCOO CH3 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बेटा Br को हटाना है, एनायन को चिपकाना है। किसका फॉर्मेशन हो गया? एस्टर का। चाहे ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लो, RMgX यानी CH3MgBr या CH3Li ले लो, ये आपके क्या हैं? दिस इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और दिस इज द सोर्स ऑफ R माइनस, दिस इज द सोर्स ऑफ R माइनस। तो बेटा ये CH3 माइनस देगा कि नहीं देगा? बोलो। और ये भी CH3 माइनस देगा कि नहीं देगा? Br को हटा ले और CH3 लगा ले। बोलो। अगले में बताओ, LiLH4 इज सोर्स ऑफ, Br को हटा H लगा। आहा, बच्चा कहता है सर, हमने कहा बोलो सर, हमें एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है, हमें एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है, हमें कार्बन बढ़ाकर एल्केन बनाना है, तो हम क्या ले लेंगे? ग्रिग्नार्ड एजेंट या ले लेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और हमें एल्केन बनाना है बिना कार्बन इंक्रेज किए, यानी केवल H लगाना, तो ले लेंगे LiLH4। अरे बोलो, नहीं समझ में आया? LiLH4 क्या दे रहा है? H माइनस। ये क्या दे रहा है? CH3 माइनस। यानी Br को हटा के CH3 चिपकाना है, तो हमने ले लिया CH3MgBr या CH3Li। और अगर हमें एल्केन बनाना है लेकिन कार्बन नहीं बढ़ाना है, तो हमने ले लिया LiAlH4। और ये तो सब आप जानते ही हो। जवाब दो। NaCN लोगे तो
AgCl लोगे तो NaNO2 लोगे तो ONO, और AgNO2 लोगे तो NO2। जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रहा है। बच्चों बेटा जवाब दो, ऑनलाइन बच्चों आप भी जवाब देते रहिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, जल्दी जवाब दो बेटा। क्या हुआ? बोलो बेटा जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? सब मस्त सब मस्त सब मस्त। चलो बेटा अब सुनो ध्यान से, नोट कर लो, अपन बाहर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अब हम लोग किस चैप्टर पे आ गए? अल्कोहल चैप्टर। और ये ऐसा चीज है कि अगर आपने यहां ध्यान नहीं दिया तो आपकी चाल बिगड़ जाएगी, आप गिर सकते हैं, दिमाग चढ़ सकता है इस चीज पे। हाँ देखा, असर दिख गया आपको, ठीक है ना? अब समझना। तो इसीलिए हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, चाहते हैं, मैंने बोल दिया, हम चाहते हैं, ठीक है ना, कि आप पहले वाले का सभी लोग अपनी कॉपी में, पहले वाले का सभी लोग अपनी कॉपी में प्रोडक्ट बनाइए। पहले अरे बेटा कौन बोला रे, कौन बोला? कुछ भी यार ऐसे बोल जाते हो, पहले प्रोडक्ट बनाओ। हाँ पता था ही होने वाला है। बनाओ प्रोडक्ट बनाओ, कहाँ बनाया? बनाओ बनाओ, आओ ध्यान सुनो, तो क्या बनेगा? तो बेटा नो रिएक्शन। जो कोशिश कर रहे हैं बनाने का कृपया बंद करें, रिएक्शन ही नहीं होगा। बिकॉज बिकॉज पहला तरीका सुनो, पहला तरीका, दिस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, और हमने आपको बताया था इसको निकालने के लिए हमें प्रोटॉन की सुई चुभानी पड़ेगी, एसिडिक मीडियम, और भैया यहाँ पे H+ नहीं है तो इसको गुड लिविंग ग्रुप में बदल ही नहीं सकता, इसलिए क्या हो गया? नो रिएक्शन। दूसरा तरीका सुनो, ROH खुद में क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। ROH खुद में क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, और Cl- न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करेगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? H+, जो इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा, यानी इस पूरे को क्या बना देगा? इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? क्या H+ अलग से लेना पड़ेगा? यस, लिया मैंने, लिया H+ लिया। ये देखो ROH है, NaCl ले लो या NaBr ले लो, रिएक्शन नहीं होगा तो हमने H+ का तड़का डाल दिया। क्या ले लिया? कंसंट्रेटेड H2SO4, या क्या ले लिया? कंसंट्रेटेड H3PO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, या क्या ले लिया? कंसंट्रेटेड H3PO4। अब क्या होगा बेटा? ध्यान समझना, क्या H+ देगा कि नहीं देगा बेटा? यहां से क्या मिल जाएगा बेटा? यहां से क्या मिल जाएगा? H+, और इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। इसका हो गया बेटा प्रोटोनेशन, इसका हो गया प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन होकर किस में बदल जाएगा? क्या ROH2+ में बदल गया कि नहीं बन गया? एंड दिस इज क्या गुड लिविंग ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? और एक खुद में मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करने लग जाएगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने लग जाएगा, लिविंग ग्रुप अटैच हो गया, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने लग जाएगा। अब क्या होगा? Cl- करेगा खटैक, OH2+ को निकाल देगा खटैक, उसने किया अटैक, इसने किया खटैक, तो क्या आपके सामने जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज RCl, या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बताओ? RBr का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली मेरी बात ध्यान सुनना, बताओ प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? क्या है बताओ? इसके साथ क्यों लेने आए? इसके साथ रिएक्शन होगा कि तो क्या लेना पड़ेगा? H+ का सोर्स। क्या H+ का सोर्स ले लिया कि नहीं ले लिया बेटा? बताओ क्या बना दे प्रोडक्ट? यहाँ क्या बन जाएगा?
बोलो ना, वेरी गुड। क्या बन गया? आर आई। चाहे यहां ले लो और चाहे यहां ले लो, कोई दिक्कत की नो दिक्कत। -1 -1। मेरी बात ध्यान समझना। अरे भैया, अगर ये आर आई यहां बन जाता तो मैं दोबारा क्यों लिखता? यही नीचे करके और करके एन ए आई नहीं लिख देता, और यहां सिंपल से और आर आई नहीं लिख देता? अगर मैंने अलग से लिखा है तो यहाँ कोई ना कोई लोचा है जिसने स्टूडेंट को धर दबोचा है। बहुत ध्यान से समझना, ध्यान सुनना जो किया बहुत ध्यान समझना, इसलिए उसका दिमाग यहां लग नहीं रहा है। बिकॉज बच्चा चिल्लाता बहुत है, सर हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है, केवल कहता रहता है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ेंगे। बेटा एनसीईआरटी पेज नंबर 294 पर जाकर देख लेना, एनसीईआरटी पेज नंबर 294 पर जाकर देख लेना, मैं चीजों को आपको बता रहा हूं। NaI is a source of I minus, NaI is a source of I minus, और ये क्या होता है? दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा होता है ये? स्ट्रॉन्ग। I माइनस आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और H2SO4 ये कैसा पड़ेगा? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अरे भाई, ये H प्लस को देखेगा उससे पहले I माइनस को देखेगा, और दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और लड़के हो जाएंगे लाल बैल। क्या हो जाएंगे? लाल बैल। लाल का मतलब रेड, बैल का मतलब ऑक्स, रिएक्शन हो गया रेड ऑक्स। अरे बोलो ना, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। याद रखना, ये आपस में भिड़ जाएंगे, आपस में भिड़कर रिएक्शन हो जाएगा रेडॉक्स। ओएच तक बात पहुंचेगी ही नहीं। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। और रिड्यूस होकर जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बना लेगा? I2। क्या बना लेगा? I2। यहां पर क्या नहीं बनेगा? क्या नहीं बनेगा? बोलो रे बच्चा, यहां पर हमें ये बनाना नहीं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.2, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.2 ऑफ योर एनसीईआरटी, हमको पता है तुम नहीं पढ़ता, तुमको पढ़ना चाहिए। बहुत ध्यान समझना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं पेज नंबर के साथ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.2 किस पेज पर है? 10.2 पेज नंबर बोलो। 2। अरे यार कहाँ पे गलत है वो। एनसीईआरटी एक्चुअली क्या होता है ना, तुमने कौन सी एनसीईआरटी पकड़ रखी है? आजकल एनसीईआरटी पेज नंबर ही भले इधर उधर चल रहे हैं। हाँ, पेज नंबर 297 पर दे रखा है। व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ KI? विथ KI समझ में आया कि नहीं आया? उसने बोला सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते हो कहां में बेटा? जब हम क्या लेते हैं बेटा? बोलो KI। क्या इतनी मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो रे। और आंसर सुनो क्या लिखता है, खुद लिखता है आंसर टू सम इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 321 पर। H2SO4 cannot be used along with KI in the conversion of alcohol to an alkyl iodide as it converts KI to corresponding acid HI, which is then oxidized by it to I2। किसमें ऑक्सीडाइज होता है? I2। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? तो ये चीज याद रखना बेटा, एग्जाम में नहीं समझ में आएगा, वहां गलत करके आ जाओगे, दौड़ कर H प्लस आ गया बना दे, तो भैया ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब है, जब NaI या KI लोगे तो बड़े केयरफुल्ली तुम्हें H प्लस का सोर्स का चुनाव करना पड़ेगा। ऐसा H प्लस के सोर्स का चुनाव करना पड़ेगा जो इसके साथ लाल बैल वाली रिएक्शन ना करे, रेडॉक्स वाली रिएक्शन ना करे, या इसके रिस्पेक्ट में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव ना करे। ये डिपेंड करता है सामने क्या है और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कौन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमने ले लिया कंसंट्रेटेड H3PO4। या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो लिखता है 95% आर्थोफास्फोरिक एसिड। यह इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करता, इसलिए यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा बताओ? RI। तो NaI के टर्म में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा इसको अगर हम क्वेश्चन बना कर दें आपके एग्जाम में। अरे बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो साहब आइए। बच्चा कहता है सर
एक बात बताओ, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी लिख देगा SN1 SN2 की। यहाँ पे बच्चा कहता है सर जब आप ले रहे हो NaCl, NaBr, NaI कुछ भी ले रहे हो तो आपको वहां पर अलग से एक एसिड, प्रोटिक एसिड का चुनाव करना पड़ रहा है जो H+ दे सके और रिएक्शन को आगे बढ़ा सके। और जब NaI या KI ले रहे हो तो बात और भी केयरफुली हो जाता है कि हमें कौन सा एसिड लेना है। H2SO4 लेंगे तो I2 बन जाएगा, तो हमें H3PO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 या 95% आर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ रहा है। तो सर थोड़ा सा क्या है, हमारे लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता क्या सर कि हम एक ऐसा कोई सोर्स ले लें जो H+ भी दे दे और X- भी दे दे। यहां क्या दे रहा है, ये X- दे रहा है और H+ के लिए मुझे अलग से लेना पड़ रहा है। कह रहे सर कुछ ऐसा ले लें क्या जो अकेला ही H+ भी दे दे और X- भी दे दे। हमने कहा क्यों नहीं ले सकते हो, कंसंट्रेटेड HX ले लो। कंसंट्रेटेड HX ले लोगे तो वो H+ भी दे देगा और X- भी दे देगा, तो अलग से ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। अब सुनना ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान सुनने का प्रयास करना। ये हमारे सामने अल्कोहल है, अल्कोहल में OH कैसा होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। कैसा होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। हमने इसी कंसंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन कराई, कंसंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन कराई। बताओ कंसंट्रेटेड HX इज अ सोर्स ऑफ H+, क्या इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा? और पुअर लिविंग ग्रुप को किसने बदल दिया, इसने गुड लिविंग ग्रुप। अब मेरी बात ध्यान समझना, इसके आगे आप किस पाथ से चलोगे, SN1 पाथ से चलोगे या SN2 पाथ से चलोगे, ये डिसाइड, अरे मेरी बात सुनो, ये डिसाइड नहीं करेगा, तुम नहीं डिसाइड करोगे। तुमने किस ब्रांड का अल्कोहल लिया है वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारी पाथ कैसी चल रही है, स्मूथ चल रही है कि ज्यादा गड़बड़ चल रही है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे तुम किस पाथ से चलोगे ये डिसाइड करेगा कि तुमने किस ब्रांड का अल्कोहल लिया है। यहां तक की कहानी तो ROH2+ तक बनने की कहानी तो आपको यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसके आगे की कहानी लिखेगा अल्कोहल का ब्रांड। कैसे, ध्यान से सुनना। अगर तुमने CH3OH लिया या 1 डिग्री ROH ले लिया, बहुत ध्यान समझना, अगर आपने क्या ले लिया, CH3OH ले लिया या क्या ले लिया, 1 डिग्री ROH ले लिया, तो कौन सा पाथ चलेगा, SN2 पाथ। क्यों रे, क्योंकि ये कार्बोकेटायन अच्छा बनाते नहीं है, तो ये SN2 पाथ से चलेगा। और SN2 पाथ में क्या होता है बताओ, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों की, केवल इन्वर्जन। अटैक सामने से होता है कि बैक साइड से होता है, तो बेटा ध्यान सुनना, यानी X- का अटैक होगा बैक साइड से, और बैक साइड से अटैक होगा तो बताओ XR बनाओगे कि RX बनाओगे, XR। देखो मैंने X को बैक साइड से, OH के बैक साइड से अटैक करवाया है, अरे बोलो ना, OH2+ जहां है उसके बैक साइड पे अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, तो क्या बन रहा है आपका 100% इन्वर्जन। लेकिन अगर आपने 3 डिग्री का ROH लिया या 2 डिग्री का ROH लिया तो पाथ कौन सा चलेगा, SN1। डिपेंड करेगा कौन सा ब्रांड आपने लिया है। और SN1 जब चलेगा तो पहले, सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन के साथ एसोसिएटेड क्या है, RMBP। और कार्बोकेटायन बनने के बाद अटैक कौन करेगा, X-। तो बताओ एक तरफ से अटैक कि दोनों तरफ से कर सकता है, दोनों तरफ से कर सकता है, क्योंकि कार्बोकेटायन कैसा होता है, प्लेनर। तो यहां से RX भी बनेगा और XR, यानी रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनेंगे। यानी कुल मिलाकर समरी क्या निकल के आती है कि अगर हमने कंसंट्रेटेड HX लिया तो सबसे पहले H+ क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा और बना देगा लिविंग ग्रुप ROH2+। उसके बाद डिसाइड करना है तुम्हें SN1 या SN2। बताओ SN2 कौन कौन देंगे। अगर हमने क्या लिया, दो समरी वापस से लिखी, क्या लिया मैंने आपके, अगर हमने 1 डिग्री ROH लिया या CH3OH लिया तो किस पाथ से चलेगा, SN2। लेकिन अगर हमने 2 डिग्री ROH या 3 डिग्री ROH लिया तो क्या बनेगा, SN1। तो याद रखना, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बताओ SN1 कितने डिग्री ROH से स्टार्ट होता है, 2 डिग्री ROH से। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? और अगर SN1 चलेगा तो इन्वर्जन रिटेंशन दोनों करोगे, और अगर SN2 चलेगा तो केवल क्या करोगे, इन्वर्जन। अरे बोलो ना, ये सारी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अगर इस चीज को आप समझ चुके हो तो ध्यान सुनना, रिएक्टिविटी ऑफ ROH फॉर SN1। अगर हमने SN1 कोट कर दिया तो क्या उसमें कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा बेटा, कार्बोकेटायन। तो 3 डिग्री ROH देन 2 डिग्री ROH, फिर 1 डिग्री ROH और फिर CH3OH। लेकिन ए भैया, कंपेयर तो हमने SN1 को किया है। अरे सुनो, तुम्हें हम बताएंगे, कंपेयर तो हमने SN1 को किया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये SN1 देते नहीं। ये कौन सा देते हैं बेटा, SN2 देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अरे बोलो ना। चलो साहब वापस आओ, रिएक्टिविटी फॉर कंसंट्रेटेड HX,
बताओ, अभी तो हमने ROH की बात कर ली थी, जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, क्या 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, बोलो ना। अब हम HX की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, HX की, तो जो जितनी आसानी से H+ दे देगा, क्या वो उतना ही अच्छा एसिड होगा कि नहीं होगा बेटा? वो रिएक्टिविटी में उतना ही फास्ट पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, HI और HBr में ज्यादा एसिडिक कौन है? HBr और HCl में? तो क्या आपका आंसर ये होगा कि नहीं होगा बेटा? बेटा कंसंट्रेटेड HI बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अरे नहीं जान रहे हो तुम? अभी जो बताऊंगा तब तुम समझ में आएगा। कंसंट्रेटेड HI इज मोर एसिडिक देन कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड HI इज मोर एसिडिक देन कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? लेकिन बच्चा, तुम्हारी नजरों में HCl एक अच्छा एसिड है, तुम्हारी नजरों में HCl एक अच्छा एसिड है, लेकिन इनकी नजरों में सबसे खराब एसिड है। इतना खराब एसिड है, इतना खराब एसिड है कि ये हर एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं दे सकता। ध्यान सुनना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और इस पे नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। हर के साथ रिएक्शन नहीं दे सकता, तो याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl इज स्लो। अरे जवाब तो दो यार। रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl इज स्लो, so along with concentrated HCl, anhydrous zinc chloride is taken when anhydrous zinc chloride is taken when alcohol is 1 डिग्री या 2 डिग्री। अगर अल्कोहल 1 डिग्री का है और अल्कोहल 2 डिग्री का है, तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ हमें अनिवार्य रूप से क्या लेना पड़ेगा? जिंक क्लोराइड, जो कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जो कि वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट की तरह। कैसे वर्क करता है? एज ए कैटलिस्ट। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी अगर हम आपके सामने लिखे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है और यही इसी तरह से क्वेश्चन नीट 2016 में आया था। अगर हमने 1 डिग्री ROH लिया है या 2 डिग्री ROH लिया है, तो हमें कंसंट्रेटेड HCl के साथ क्या लेना पड़ेगा? जिंक क्लोराइड। तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा? RCl। तब जाके फॉर्मेशन होगा RCl। लेकिन 3 डिग्री ROH अगर है, तो चूंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहां चाहे जिंक क्लोराइड लो चाहे ना लो, रिएक्शन हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? RCl। लेकिन अगर हमारे सामने 1 डिग्री ROH है, 2 डिग्री ROH है और 3 डिग्री ROH है, तो बताओ क्या हुआ? यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCl। यानी हम देख सकते हैं, जब 1 डिग्री ROH या 2 डिग्री ROH होता है, तो उसके साथ में क्या लेना जरूरी होता है? जिंक क्लोराइड। लेकिन 3 डिग्री ROH के साथ चाहे जिंक क्लोराइड लो या ना लो, रिएक्शन हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड? व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड? बोलो बेटा, क्या रोल है जिंक क्लोराइड का? कैटलिस्ट का रोल है। वैसे इसको देखें तो 2 तरीके से काम करता है। पहली तरीके ध्यान सुनना, अगर हमने ले लिया आपके सामने कंसंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड जो आपका वर्क करता है, जिंक क्लोराइड जो वर्क करता है वो वर्क करता है एज ए लिविस एसिड, एज ए लिविस एसिड। अच्छा, एनहाइड्रस फॉर्म में ही क्यों लेते हैं इसको? एनहाइड्रस फॉर्म इसलिए लेते हैं कि जिंक क्लोराइड खुद में है क्या? लुईस एसिड, और पानी होता है लुईस बेस, वो आपस में क्या कर जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे। इसलिए हमेशा किस फॉर्म में लेना पड़ता है? एनहाइड्रस। अब ये जिंक क्लोराइड क्या करेगा? यहां से किसको लेके चला जाएगा? बताओ, क्या Cl माइनस लेके चला गया कि नहीं ले गया? और जब Cl माइनस लेके चला गया, तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर दिया इसने? H प्लस का, और यहां हो गया ZnCl3 माइनस। तो क्या H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया कि नहीं बढ़ने लग गया? पहला रीजन। दूसरा रीजन सुनो, ये तो तब हमने दिखाया जब वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ। लेकिन ये ऐसा भी कर सकता है कि HCl की जगह किसके साथ रिएक्शन कर जाए? बेटा बताओ, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर जाए। ये है लुईस एसिड और ये क्या है? लुईस बेस। और इसके साथ क्या करेगा? ये रिएक्शन कर जाएगा और आपके सामने बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स ROH ZnCl2 माइनस, और इस पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, लोन पेयर जाएगा पॉजिटिव आएगा, और दिस बिकम ए बेटर लिविंग ग्रुप। कैसा हो जाता है बेटा? ये एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है, जो बहुत आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ देता है। एक बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, जो इस बॉन्ड को बड़ी आसानी से ब्रेक कर देता है। समझ में आया? इवन दैट ये OH2 प्लस से भी अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। क्या मेरी बात समझ आया? तो अगर मैं रीजन की बात करूं, तो इन 2 रीजन से हम आपको ये बता सकते हैं, 2 रीजन से हम आपको ये बता सकते हैं। कहां गया? अभी नहीं आया ना? अभी आएगा तो देखेंगे, 5 मिनट बाद देखेंगे।
समझ आ रहा है बेटा? तो आप देख सकते हो एक अच्छा, अरे तरीका तो समझ में आ गया ना, समझा दिया ना कैसे, बट आपको याद रखना, जरा जरा रिवाइज करो। बताओ, अगर हमारे सामने जिंक क्लोराइड लेना कब अनिवार्य है? जब एल्कोहल कैसा हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 3 डिग्री के साथ लेना जरूरी, ले भी सकते हैं। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ उसको ईमानदारी से सुनते चले जाओ ना, तो घर पे जाके अपने नोट्स को देखोगे तो तुमको लगेगा एक दिन में पूरी ऑनर्स उल्टा दिया तुमने। बस बात को सुनो, इतनी देर में मैं बोल रहा हूं ना, इतनी देर में लोग क्या नहीं खत्म कर देते हैं, क्रैश कोर्स खत्म करके चले जाते हैं अब तक वो। लेकिन तुम देख रहे हो कि पूरा का पूरा अपन कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक क्रैश कोर्स लेने में हालत खराब हो जाती है मेरी खुद की, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक को 15 लेक्चर में समेटना आसान नहीं है। और अभी कल हमने कौन सी क्लास ली है? स्पेशल क्लास ली है। स्पेशल क्लास का टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1। पार्ट 1 चाहते तो एक ही पार्ट में खत्म भी कर सकते थे, और शुरू में रिएक्टिविटी ना डिस्कस करके, शुरू में वो सारी चीजें ना डिस्कस, सीधे फ्रीडल क्राफ्ट, ये 4 क्वेश्चन, अगला ये खत्म, जाओ साफ हो जाओ। नहीं साहब, तो कल देखो पूरा एकदम देखा तो मेन क्लास की तरह ही पूरा डिस्कस किया हमने। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट स्पेशल क्लास विल हेल्ड ऑन टुमारो, वेंसडे, ठीक है ना, टुमारो, जहां होगा पार्ट 2, जहां हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? इसीलिए मैंने वहां पर नया टॉपिक लिया, इस टॉपिक को नहीं लिया, नहीं तो कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती। तो वहां पैरेलल में एक नया टॉपिक चल रहा है, यहाँ पैरेलल में अलग टॉपिक, आपको दोनों ही अटेंड करना अति आवश्यक है। और उस शाम वाले स्पेशल क्लास का पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, ठीक है? ठीक है साहब, केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड बाय अनअकैडमी। मजाक समझते हो? नहीं साहब, ये एक्सप्लेन किया है मैंने अभी आपको। आपको पता है कि नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको एनसीईआरटी में क्या नहीं आता है। हम आपको यहां वही बताने हैं कि आपको एनसीईआरटी में क्या नहीं आता है, किस पर फोकस करना अति आवश्यक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 294 का ये पॉइंट पढ़िएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। The reaction of primary and secondary alcohol with HCl require the presence of a catalyst, zinc chloride. With tertiary alcohol, the reaction is conducted by simply shaking alcohol with concentrated HCl at room temperature. Constant boiling with HBr 48% is used for preparing alkyl bromide. Good yield of Ri, ध्यान सुनना, good yield of Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid. The order of reactivity of alcohol with a given halo acid is 3 degree, then 2 degree, then 1 degree. क्या हमने सब कुछ बता दिया कि नहीं बता दिया बेटा? अरे बोलो, ये सारी की सारी एक्सप्लेन है आपके सामने। नाउ आपका पसंदीदा टॉपिक बेटा, बस मैं 1 मिनट का पॉज लूंगा, ठीक है? गाड़ी बहुत थक गई है, पेट्रोल भरा रही है, ये सही है। आपको ये रोज रिवाइज कर लिया करो पीडीएफ जो मिलता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुरंत इस पे आधारित। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करके नए टॉपिक पे आ जाएंगे, देखते हैं, नए टॉपिक पे आ जाएंगे। देखो नए टॉपिक में अगर हम बात करें तो इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की बात होगी। जीओसीएन का एलपी अभी आपको नहीं मिला है? आ गया ना? क्या आ गया? आ गया बेटा, आ गया, मैंने बोल दिया था 7 होंगे, ये एलपी मैंने ही बनाई है, ठीक है? मिल गई होगी आज ना? हाँ, आप तो बस मेहनत करिए। कह रहे आईपीएल कब से है? आईपीएल वाले वो समझदार हैं, एग्जाम के समय रखते हैं, कहते हैं अभी कई बच्चे तो आईपीएल देख रहे होंगे, फिर अगले साल फिर आईपीएल देखेंगे।
अब वो उसके बारे में मुझे पता नहीं, अब जो भी हो आई डोंट नो, हमारी नजरों में तो आईपीएल ही होता है भाई। तो अपन तो एंजॉय करते हैं खेल को, खेल पीछे क्या हो रहा है यार, हम कहाँ इतना दिमाग लगा पाएंगे ना इतना हम। है? तुम बहुत अच्छे इंसान हो, नाम क्या है तुम्हारा? वैभव ने बहुत अच्छी बात करी है सर। लैपटॉप बढ़ गया बच्चों हाँ 60 मिनट की जगह मतलब सीधे 2 घंटे का ऑप्शन बनना चाहिए, ये अभी बढ़ ही रहा है। चलो टीएनएम सर को भी बता देना चाहिए था, उनका भी हेल्प मिल जाता, लेकिन उनको शायद पता नहीं था ये तरह तरीका। ठीक है पढ़ा दिया तो अलग बात है, सर तो एकदम बड़े भाई हमारे। ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है, जवाब दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है, जल्दी जवाब दो, 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 जल्दी जवाब दो। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चंद्रेश, बादल, मोहम्मद, प्रभात, भूमि, सौम्यदीप, मंगल, कल्पना, सभी वेरी गुड वेरी गुड। हाँ प्रियांशी, सभी लोग आइए, लंबी लंबी सांस लीजिए, जैसा कहो वैसा करो। ऑनलाइन बच्चों आप भी, चलिए अच्छा ताली बजाएंगे, चलिए एक बार ताली। स्टाइल याद है? चलो स्टाइल याद है, बजनी चाहिए, चलो। चलो स्टाइल स्टार्ट करते हैं, बहुत सही। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट, टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्यूश करने में इसको यूज करते हैं। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्यूश करने में इसका यूज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पीओसी ऐड हुआ है, जल्दी मैं लेके आने वाला हूं यूट्यूब पे, कल नोटिफिकेशन आ गया है, कमिंग सून, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे फ्री होते हैं तुरंत वहां पहुंचते हैं। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। यस यस हाँ यस कमिंग सून, वहां लिखा कल आ गया है नोटिफिकेशन कमिंग सून। नहीं प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हो चुका है, उसमें लिखा है प्यूरिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो ध्यान सुनना। दूसरा क्वेश्चन पूछता है ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट है। ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है? कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को क्या बोलते हैं? दूसरा क्वेश्चन यही बन गया, व्हाट इज द ल्यूकास रिएजेंट। अब सुनो ध्यान से, जैसे आरओएच की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कराई जा रही है, तो क्या बन गया? आरसीएल और पानी निकल गया। आरसीएल एल्काइल हैलाइड टर्बिडिटी के रूप में बन के आता है। किस में आता है? टर्बिडिटी का मतलब क्या है? गंदलापन, गंदलापन। मिट्टी को उठाओ, पानी में मिलाओ, मिला लो, और मिट्टी को छान कर बाहर निकाल दो, तो पानी मटमैला नजर आएगा कि नहीं आएगा? दैट मटमैला पानी इज कॉल्ड टर्बिडिटी, इज कॉल्ड टर्बिडिटी। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहां पे टर्बिडिटी आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? यानी ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, यहां टर्बिडिटी नहीं आ रही है, ये नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। अब होगा क्या है? एल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, ल्यूकास रिएजेंट लिया, डालते ही तुरंत टर्बिडिटी बन के आ जाती है, इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएट इमीडिएट टर्बिडिटी आ गया, तो समझ जाना कि अल्कोहल कितने डिग्री का है? 3 डिग्री। ब्रांड अल्कोहल का पता चलता है। बच्चा कहता है सर क्यों अल्कोहल खराब कर रहे हो, मुझे दे दो मैं बता दूंगा कौन किस ब्रांड का है ठीक है ना, क्यों अल्कोहल खराब कर रहे हो? ठीक है, क्या हुआ 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो टर्बिडिटी आने में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। और 1 डिग्री अल्कोहल है तो मोर देन 30 मिनट, या टर्बिडिटी बहुत दिन बाद आएगी, मोर देन 30 मिनट, मोर देन 30 आवर्स भी हो सकते हैं, 1 मंथ भी हो सकते हैं। और बल्कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको हीट भी करना पड़ेगा। ये कैसा हो गया? दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल।
हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, हमने अभिषेक को बोला तीनों टेस्ट ट्यूब दे दिया कि बेटा जाके लेबोरेटरी में रख के आओ और सब पर लेबल लगा देना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का। लेकिन अभिषेक को रात को 10-11 बजे नींद आ जाती है। इन्होंने कहा यार लेबल कल सुबह लगा दूंगा, अभी तो मैं रख देता हूं। नींद में रख के आ गए। सुबह गए तो देखने, अरे यार मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। मन में इनका एला पी के देख लूं। फिर उन्होंने कहा नहीं ये गंदी बात है, सर ने बताया है, सर ने बताया है कि ये गंदी बात है, इससे लीवर खराब होता है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, मैं तो सर का बहुत सिंसियर स्टूडेंट हूं, सर जो पढ़ाते हैं वो सब मैं अच्छे से समझ जाता हूं। तब सर ने ल्यूकास रिएजेंट पढ़ाया था। ये तुरंत क्या करते हैं बताओ, इस टेस्ट ट्यूब में इनको गैलन दिया था, गैलन मत डाल देना बेटा, टेस्ट ट्यूब में अलग निकाल के करना, तो पूरा खराब हो जाएगा। तो इन्होंने टेस्ट ट्यूब में निकाला और देखा, जैसे पहले में डाला इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई। ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? इन्होंने लेबल लगा कर रख दिया 3 डिग्री अल्कोहल। 5 से 10 मिनट में आती है 2 डिग्री, लेबल लगा दिया, टर्बिडिटी आई नहीं, गर्म कर रहे हैं, टर्बिडिटी आई नहीं रही है, तो कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का अल्कोहल है। समझ में आया? दिस इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों रे इमीडिएट टर्बिडिटी क्यों आती है? बिकॉज सर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा बताओ सर, इमीडिएट टर्बिडिटी इसलिए आती है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तब तक तब तक तब तक क्या नाम है बेटा आपका पूरा? विशाल ने अपना विशाल हृदय लेते हुए बोला सर मेरे मन से एक विशाल बातें निकल के आ रही हैं, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने कहा कह दो ना। कहता है सर अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने वाली स्पीसीज होगी वो सब इमीडिएट टर्बिडिटी देगी। हमने कहा एकदम बात तुमने सही करी बेटा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। If 3 degree or more than 3 degree stable carbocation is formed, then give immediate turbidity with Lucas reagent. Following compound give immediate turbidity with Lucas reagent. बहुत ध्यान समझना। बताओ बेटा यहां से ये हटेगा तो क्या कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा? इमीडिएट टर्बिडिटी। यहां से ये हटेगा तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा? 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल। बहुत ध्यान समझना, 3 डिग्री या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल बनने वाला क्या देता है? इमीडिएट टर्बिडिटी। क्या ये भी मोर स्टेबल बन गया कि नहीं बन गया? बताओ बेटा यहां से जाएगा तो क्या भी ये भी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज। बोलो ना बेटा, यहां से ये जाएगा तो क्या, अरे तो खुश हो जाएगा, मॉलिक्यूल ही एरोमेटिक हो जाएगा। क्या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है? इमीडिएट टर्बिडिटी। बेटा दिस इज कॉल्ड एज डाइफिनाइल कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? CH3OH को बोलते हैं, CH3OH को बोलते हैं कार्बिनॉल। कार्बिनॉल डिराइव्ड नाम है कार्बिनॉल। H को हटाकर एक फिनाइल इधर, H को हटाकर एक फिनाइल इधर, तो कितने फिनाइल लग गए? 2 फिनाइल। नाम क्या हो गया? डाइफिनाइल कार्बिनॉल। क्या यहां से भी OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे तो क्या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिस आल्सो गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी। तो ये सारे क्या देते हैं बेटा? इमीडिएट टर्बिडिटी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या बेटा? हाँ अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यस बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान सुनना। हमारा बात है इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एक होमवर्क भी दूंगा अभी मैं इसके साथ। आपको बताना इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। एंड नंबर 2, कितने मोल ऑफ HI यहाँ यूज होंगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कितने मोल ऑफ HI यूज होंगे? तो बच्चों को इतना तो समझ में आ गया है कि OH को हटा देना है और I लगा देना। तो सुनो बेटा, ध्यान सुनो, वेरी गुड। तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले क्या बनाओगे? CH2I एंड CH2I। कितने मोल लग गए यहाँ पे? 2 मोल। और जब 2 आई तो उनमें होगी लड़ाई। सच्ची बात है, समझते नहीं हो तुम्हें बात? जब 2 आई तो उनमें होगी लड़ाई, रह नहीं पाई, निकल जाई। तो अब क्या? अरे बेटा सच्ची बात है, हंसने वाली बात नहीं है। इसका क्या है, ये साइज बहुत बड़ा बड़ा है, आई का साइज बहुत बड़ा बड़ा है। जब 2 आई तो उनमें होगी लड़ाई, इसलिए हमेशा 1 आई तो ज्यादा अच्छा ही। तो बताओ, हाँ रिएक्शन तब तक होगा स्टेबल, तभी होगा जब जीवन में केवल 1 आई। 2 के चक्कर में होगी लड़ाई। तो बेटा ये निकल जाए। जब भी याद रखना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आजू बाजू, दूर दूर नहीं, दूर दूर रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता चले कि बगल में कौन है। लेकिन अगर आजू बाजू तो होगी लड़ाई, रह नहीं पाई, निकल जाए। समझ में आया? तो बेटा यहां से क्या निकल गया? क्या I2 निकल गया कि नहीं निकल गया?
बेटा इसीलिए कोशिश तो इसने 2 की करी थी, मिला कोई भी नहीं, इथीन। अरे है ना, लालच बुरी बला है। अगले में बताओ क्या 1 मोल एच आई यहां और लग जाएगा, बोलो ना 1 मोल एच आई। और ये कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज CH2I, और यहां हो जाएगा CH3, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। यहां कितने मोल लग गया, यहां 2 मोल HI। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, इथाइल आयोडाइड। तो बताओ कितने मोल ऑफ HI कंज्यूम्ड हो गए, 3 मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड, 3 मोल ऑफ HI कंज्यूम्ड। अगर इसी क्वेश्चन में बोलूं कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का 2 मोल ऑफ HI के साथ रिएक्शन कराओगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथीन। ये बनेगा बेटा, वो नहीं, ये बनेगा, वो तो निकलते ही टूट जाएगा। फिर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होगा, करे यार 2 मॉलिक्यूल आया फिर भी कुछ नहीं मिला, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और यही आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, अरे बोलो। तो बताओ कितने मोल ऑफ HI कंज्यूम्ड हो गया, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज इथाइल आयोडाइड। तो आपका होमवर्क है बेटा, ध्यान सुनना, आपको बताना है CH2OH, CHOH एंड CH2OH, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल, या इसी को क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन। और हमने यहां पर ले लिया बेटा क्या, कंसंट्रेटेड HI। बहुत ध्यान सुनना, ये क्या है बेटा, कंसंट्रेटेड HI। सेम क्वेश्चन है और एक्सेस में ले लिया, जवाब दे पाओगे, एक्सेस में आपको बनाना है कितने मोल ऑफ HI यूज्ड होंगे, कितने मोल ऑफ HI यूज्ड होंगे, और ये भी बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या कर लोगे कि नहीं कर लोगे बेटा, कर लोगे कि करके दिखाऊं, पक्का। तो ये आपका होमवर्क है, क्या कुछ तो करने दीजिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, हम इसका आंसर अगली क्लास में आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो साहब, वाह 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 वाह, मजेदार पार्ट आ गया है। रिएक्शन विथ P+X2, बहुत ध्यान समझना बेटा, यहां पर एनसीईआरटी पेज नंबर 294 की बात करेंगे, और इसके थ्रू हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl5 का रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। रिएक्शन विथ P+X2, अगर हम P+X2 लेंगे, पहले बेटा ध्यान समझो, इनऑर्गेनिक चल रही है यहाँ पे, अगर हम P+X2 लेंगे तो X इक्वल टू होना चाहिए Br या I। अगर हम PX3 लेंगे तो X इक्वल टू क्या है, Cl एंड Br, या फिर PCl5। ऐसा क्यों, बिकॉज PCl5 एग्जिस्ट करता है, PBr5 और PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। इसलिए जब X5 के रूप में लिया तो हमने क्या ले लिया, PCl5। अगर PX3 लिया तो PCl3 एग्जिस्ट करता है, PBr3 भी करता है, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन PI3 एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू मोर स्टेरिक रिपल्सन। अब 3 आई बोली बात में, इसलिए जब हम X3 के फॉर्म में लेंगे तो Cl या Br लेंगे, क्योंकि PBr3 की स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, इसीलिए। और PI3 हम ले नहीं सकते, लेकिन हमें रिएक्शन कराना है, तो PI3 की जगह हम लोग क्या बना के लेते हैं, P+X2, क्या लेते हैं, P+X2, जब X इक्वल टू क्या है, Br एंड I। तो PI3 एग्जिस्ट नहीं करता, PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम क्या लेते हैं, मिलेगा बेटा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई करो, वो सब की, ये सब तुम्हारे काम की चीज अभी नहीं है, नहीं है, मत सोचो अभी, मत सोचो अभी कि मेडिकल कॉलेज में क्या मिलेगा, बस पढ़ाई कुछ ऐसी करो, पढ़ाई कुछ ऐसी करो कि तुम मेडिकल कॉलेज चूज करो, ना कि मेडिकल कॉलेज तुम्हें चूज करे। नहीं समझे मेरी बात, पढ़ाई कुछ ऐसी करो कि हमसे मत पूछो मैसेज करके, सर हमारा इतना नंबर आया है, वो लास्ट मेडिकल कॉलेज का लास्ट सीट मिल जाएगा क्या। पढ़ाई कुछ ऐसी करो कि मेडिकल कॉलेज तुम्हें चूज ना करे, तुम चूज करो। सर बताना एम्स दिल्ली जाना सही रहेगा, एम्स दिल्ली है ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मौलाना आजाद चला जाऊंगा, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हाँ BHU भी है, KGMC भी है,
तुम मेडिकल कॉलेज चूज करो, ना कि मेडिकल कॉलेज तुम्हें चूज करे। इज इट क्लियर? आ जाओ वापस, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ध्यान सुनना, इसलिए जब p प्लस x2 लेते हैं तो x इक्वल टू क्या है, br या i। समझ में आया? और इसको इन situ बनाते हैं। इन situ जानते हो, जहां पर रिएक्शन बना रहे हैं वहीं पर तुरंत p प्लस x2 डालते हैं, p प्लस i2 डालेंगे, तुरंत pi3 बनेगा और रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ROH की रिएक्शन जब PCl3 के साथ कराते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा दैट इज RCl, और साथ में जो यहां पे बनेगा दैट इज H3PO3, H3PO3। ROH की PCl5 के साथ रिएक्शन होगा दैट इज RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। दोनों में ही क्या बन रहा है, RCl। रिएक्शन का नेचर कैसा है, SN2। SN2 आ गया तो सारा चीज तुम्हें समझ में आ गया, जो जो SN2 में पढ़ाया सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बनने वाला जो चीज है वो H3PO3 बनेगा, H3PO3 बनेगा, POCl3 बनेगा, किसमें बनेगा, ध्यान से सुनना। तो याद रखना, जब PCl3 लेते हैं, जब PCl3 लेते हैं तो क्या बनता है, H3PO3। जब PCl3 लेते हैं तो क्या बनता है, H3PO3, और जब PCl5 लेते हैं तो क्या बनता है, POCl3। क्या बनता है, POCl3। मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, 3 में बनेगा 3 3 में बनेगा 3 नहीं तो POCl3, नहीं तो POCl। चलो इससे भी आसान कर देते हैं सर, इससे भी आसान होता है, हम तो ये आसान लग रहा था। आसान सुनना, यहां जितने 3 होंगे उससे एक ज्यादा 3 प्रोडक्ट में बनेगा। यहां कितने 3 हैं तो प्रोडक्ट में कितने बनेंगे, 2 इसमें है कि 2 उसमें है, 2 उसमें है। यहां कितने 3 हैं तो प्रोडक्ट में कितना बनेगा, एक वाला यही है ना बेटा। चाहे जैसे याद करो यार, मतलब कितना मतलब बिजी करके बता रहा हूँ यार, हर तरह से सोचना सिखा रहा हूँ तुमको। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ तो कोई डाउट की, कौन नहीं डाउट, कौन नहीं डाउट। आओ ध्यान समझना, रिएक्शन ऑफ PCl5 विद डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। PCl5 पढ़ने जा रहे हैं, PCl5 यानी PCl5 के रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। चाहता तो केवल एल्कोहल का पढ़ा के यहाँ पे छोड़ देता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ाता, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का पढ़ाता, समझ में आया, फिनॉल में फिनॉल का पढ़ाता। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करने का प्रयास करो, फिर वो रटने वाला हो जाता। यहाँ एक ही कंसेप्ट में हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PCl5 के रिएक्शंस आपको पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बस समझना बेटा। हाँ वो बात अलग है कि मैं लिख कर ले आया हूं पहले से ही, समय को बचाने के लिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। पहले हम आपके पसंदीदा मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एल्कोहल। इधर देखो, पहले देखो एल्कोहल में क्या बन रहा है, ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ कर रहे हो तो क्या बन रहा है, RCl POCl3 प्लस HCl। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है? अब समझना ध्यान से, पहले इसको प्रूव कर लें अपने तरीके से। हम एक बात बताओ, ड्राइविंग फोर्स क्या है, किसका बाहर निकलना, POCl3 का बाहर निकलना इज द ड्राइविंग फोर्स। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको POCl3 बाहर निकाल देना है, और POCl3 बाहर निकालने के बाद जो बच जाए वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आइए ध्यान से देखना कैसे। इधर देखो, ये है हमारे सामने ROH। क्या है, ROH दिखाई दे रहा है बेटा, ये है ROH। और हमने PCl5 को क्या इस अंदाज में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो यार, क्या PCl5 को इस अंदाज में लिख सकते हैं? हाँ। अब यहां से क्या निकालना है, POCl3। तो हमने क्या निकाल दिया यहां से, देखो ये यहां से निकल गया, दिस इज द POCl3। POCl3 बाहर हो गया तो लेफ्ट में क्या बचा, RCl, बीच में POCl3 और किनारे HCl। क्या प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? अपने आप प्रोडक्ट बन गया, रटने की जरूरत ही नहीं। इसी पे आधारित हम लोग सारे क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। ये है ईथर, ROR क्या है, ईथर या ROR डैश ले लिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PCl5। यहां से क्या निकाल दो बेटा, बोलो POCl3। क्या POCl3 बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? बताओ लेफ्ट में क्या बचा, RCl, बीच में क्या आया, POCl3, राइट में क्या बच गया, RCl। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? रटना ही नहीं है, ऐसे POCl3 निकाल दो, जो आंसर है इसको लिख दो। कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर देखो भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हमारे पास डबल बॉन्ड वाला भी ऑक्सीजन हो और सिंगल बॉन्ड वाला भी ऑक्सीजन, की पॉइंट सुनो, की पॉइंट, जब हमारे पास डबल बॉन्ड वाला भी ऑक्सीजन हो और सिंगल बॉन्ड वाला भी ऑक्सीजन हो, तो बताओ दो बॉन्ड को तोड़ना आसान कि एक बॉन्ड को तोड़ना आसान?
तो एक बॉन्ड वाले को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे बेटा? एक बॉन्ड वाले को तोड़ेंगे। और हमने यहां से क्या निकाल दिया? बोलो रे, POCl3 निकाल दिया। तो लेफ्ट में क्या बचा? RCOCl। बीच में क्या आ गया? POCl3। और किनारे क्या आ गया? HCl। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बन गया बेटा? अच्छा ध्यान सुनना, ये चीजें थोड़ा सा मैंने ही एनसीईआरटी पेज नंबर 382, एनसीईआरटी पेज नंबर 382 ध्यान से सुनना, आपके सामने लिखा है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन चाहे PCl3 से कराओ, चाहे, ध्यान सुना, चाहे किससे कराओ बेटा? बोलो। चाहे इसकी रिएक्शन PCl3 से कराओ, चाहे इसकी रिएक्शन PCl5 से कराओ, और चाहे इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराओ, किसका फॉर्मेशन होगा? बोलो। RCOCl। किसका फॉर्मेशन होगा? RCOCl। लेकिन बेटा ध्यान सुनना, जो SOCl2 होता है इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज थायोनिल क्लोराइड। एंड थायोनिल क्लोराइड से RCOCl बनाना इज द बेस्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है? बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट मेथड होता है? क्योंकि इससे क्या बनता है? प्योर RCOCl बनता है। क्यों प्योर RCOCl बनता है? क्योंकि इसके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? गैसियस। गैसियस नेचर होता है, SO2 एंड HCl। और एक गैसियस फॉर्म में क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो क्या हमको प्योर RCOCl बना के नहीं बना? अभी थोड़ी देर के बाद हम लेके आएंगे SOCl2 लेके आएंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम लेके आएंगे थाइनल क्लोराइड का रिएक्शन लेके आएंगे। अभी थोड़ी देर बाद लेके आएंगे जब हम ROH का थाइनल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, दैट इज नोन एज डार्जन रिएक्शन। प्योर RCl बनाने का वो मेथड है, प्योर RCl बनाने का वो मेथड है, बिकॉज साइड प्रोडक्ट आर गैसेस इन नेचर। तो याद रखना, जब SOCl2 लेंगे, जब SOCl2 लेंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? प्योर। अरे बोलो ना, क्या यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट? तो चाहे हमने PCl3 ले लिया, चाहे हमने PCl5 ले लिया, चाहे हमने SOCl2 ले लिया, क्या प्योर RCOCl बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो साहब आइए अगला ध्यान से सुनना। एनहाइड्राइड ले लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, टारगेट किसे करोगे? सिंगल बॉन्ड। क्या निकाल दिया बेटा आपने यहां से? POCl3 निकाल दिया। लेफ्ट में क्या बच गया? RCOCl। बीच में क्या बन गया? POCl3। राइट में क्या बच गया? RCOCl। क्या दोनों RR सेम है? तो हमने क्या लिख दिया? 2RCOCl। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब हमने ले लिया है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के ऑप्शन है तो आप किसके साथ चलोगे? ट्रिक बता रहा हूं। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है ही नहीं तब किधर जाएंगे हम लोग? डबल बॉन्ड। और कोई बात नहीं, तरीका तो अपना वही है, POCl3, ये POCl3 निकाल दिया। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां से जब आप सिंगल बॉन्ड को खींच के बाहर निकालते थे, सिंगल बॉन्ड को खींच के बाहर निकालते थे, तो लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन दोनों अलग अलग हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे? एक लेफ्ट वाले पोर्शन से Cl जुड़ता था, एक राइट वाले पोर्शन से जुड़ता था, तो RCOCl अलग हो गया और HCl क्या हो गया? अलग हो गया। लेकिन जब डबल बॉन्ड वाले को खींच के बाहर निकालोगे तो क्या बताओ, क्या इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो क्या दो वैलेंसी फ्री हो गए कि नहीं कार्बन से? तो एक Cl जाके इधर लग जाएगा, एक Cl जाके इधर लग जाएगा। क्या दोनों Cl लग गए कि नहीं लग गए? किसका फॉर्मेशन हो गया? जेमिनल डाइहेलाइड। किसका फॉर्मेशन हो गया? जेमिनल डाइहेलाइड। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? सिमिलरली हमने क्या ले लिया? कीटोन, और कीटोन में भी हमने क्या निकाल दिया बेटा? बोलो क्या निकल गया? ये POCl3 बाहर निकल गया। तो बताओ क्या ये दो वैलेंसी फ्री हो गई कि नहीं कार्बन से? एक Cl इधर लगेगा, एक Cl इधर लगेगा, और क्या आपके सामने जेमिनल डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ना। अभी तक जितना भी हमने बताया, क्या वो सारे के सारे आप खुद से बना लोगे कि नहीं बना लोगे? कि रटना पड़ा है? लेकिन लास्ट वाला आपको याद रखना है, ये लास्ट वाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान से सुनना कि अगर हम एमाइड लेते हैं, बहुत ध्यान समझना, अभी तक तो क्या है कि एकदम जैसे मैंने सिखाया वैसे वैसे प्रोडक्ट बनता चला गया, लेकिन एमाइड वाले का थोड़ी कहानी अलग है। एमाइड में क्या होता है? चाहे ले लो PCl5, चाहे ले लो POCl3, चाहे ले लो SOCl2, और चाहे ले लो P2O5 हीट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, या प्रोडक्ट इज लाइक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो बताओ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या निकलना? पानी। यहां से H2 निकल गया, यहां से O निकल गया, तो क्या बच गया आपके सामने? क्या RCN बना के नहीं बना? अरे बोलो ना। एक बच्चा कहता है सर इस स्टाइल से क्यों नहीं किया? हमने कहा कर लो, इस स्टाइल से भी कर लो। अगर आप इस स्टाइल से करोगे तो जो आपका बन के आएगा, क्या आप यही बनाओगे कि नहीं बनाओगे? POCl3 करके यहाँ पे 2 Cl लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और उसके बाद क्या होगा? यहाँ से 2H और यहाँ से 2 Cl HCl निकल जाएगा। क्या RCN वापस से नहीं बन गया?
बोलो है ना। यानी कुल मिलाकर याद रखना कि बहुत कन्वर्जन में यूज होता है, बहुत प्यारा। 1 डिग्री एमाइड से साइनाइड बनाना, 1 डिग्री एमाइड से साइनाइड बनाना, चाहे PCl5 ले लो, चाहे POCl3 ले लो, चाहे SOCl2 ले लो, और चाहे P2O5 हीट ले लो। क्या करना है बेटा, बोलो, पानी निकाल दे, पानी निकाल दे। क्या यहाँ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिनॉल की रिएक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए फिनॉल वाला हमने यहाँ से हटा दिया है। फिनॉल में जो फाइनल, मैं हवा में बोल देता हूँ, फिनॉल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ट्राइफिनाइल फास्फेट। क्या बनता है? ट्राइ। वहां क्लोरोबेंजीन जो बनता है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है, क्लोरोबेंजीन माइनर प्रोडक्ट बनता है। पीएच जैसे RCl बनना है यहाँ पे, अरे बोलो ना, वहां माइनर प्रोडक्ट बनता है। और जो POCl3 बनता है वो आपस में फिनॉल के साथ रिएक्शन करके ट्राइफिनाइल फास्फेट बनाता है, लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं। आइए, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद SOCl2, थोड़ी देर पहले बोला था डार्जन, टार्जन नहीं रे, डार्जन, एक था डार्जन। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद SOCl2, डार्जन सिंथेसिस। एनसीईआरटी पेज नंबर 294, एक लाइन लिखकर निकल जाता है। एनसीईआरटी कहता है, बाकी मास्टर से समझ लेना। आरओएच की रिएक्शन, बेटा इसकी मैकेनिज्म नहीं है, हमें पढ़नी है, इसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट जो बता रहा हूं उसको याद रखो। मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट याद रखो। आरओएच की रिएक्शन जब कराते हैं SOCl2 के साथ तो क्या बनता है बेटा? RCl। क्या बाहर हो गया? SO2। और क्या बाहर हो गया? HCl। अरे बोलो ना, एक Cl आके यहां लग जाएगा। ये बेटा ध्यान सुनना, ये है SO, यहां से ले लिया SO2, और बाहर क्या हो गया बेटा? H और HCl लेके ये बाहर निकल गया। SO2 और HCl दोनों ही कैसे होते हैं? गैसियस इन नेचर। अच्छा बताओ, बने कंटेनर में SO2 उड़ गया, HCl उड़ गया, क्या बचा? प्योर की इम्प्योर? तो दिस इज द प्योर RCl बनाने का ये मेथड है, प्योर RCl बनाने का ये मेथड है। नोट देखो, दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, अभिषेक बेटा, दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्योर एल्काइल क्लोराइड। क्या बेटा? दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्योर एल्काइल क्लोराइड। और पूछेगा क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस साइड प्रोडक्ट, गैसियस साइड प्रोडक्ट SO2 एंड HCl। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है? SNI, सहनाई नहीं रे, कर सहनाई, सहनाई नहीं, SNI। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, बेटा ध्यान सुनना, यहां पर 100% रिटेंशन होता है। क्या होता है बेटा? 100% क्या होता है? रिटेंशन होता है। इसमें क्या होता है बेटा? दिस इज द 100% रिटेंशन। मेरी बात क्लियर हो रही है? मेरी बात ध्यान समझना, यहां क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड एज 100% रिटेंशन। 100% रिटेंशन का मतलब क्या हुआ? रिटेंशन का मतलब क्या हुआ? जिधर OH है उधर ही Cl लगेगा कि अपोजिट लगेगा? मैकेनिज्म होती है, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं। इसमें 100%। बच्चा कहता है सहनाई, और ठीक है उससे ही समझ लो, सहनाई बजेगी तो तुम जहां बैठे हो वहीं बैठे रहोगे, यहां से चले जाओगे? बेटा सहनाई बजेगी तो तुम जहां बैठे वहीं बैठोगे, तो चले नहीं जाओगे। ये देखो, जहां सहनाई बैठती है तो आदमी वहीं बैठा रहता है, फिर जाता नहीं है, रिटेन हो जाता है। अरे बोलो ना, क्या हो जाता है? रिटेन हो जाता है। तो क्या है? रिटेंशन। लेकिन अगर इसी में हमने नाइट्रोजनस बेस डाल दिया, क्या डाल दिया? लाइक पायरिडीन, लाइक पायरिडीन, तो रिएक्शन का नेचर SN2 हो जाता है। रिएक्शन का नेचर और SN2 हो जाएगा तो क्या होगा? 100%। क्या बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया बेटा, क्या बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया। अच्छा लिखा नहीं क्या इसमें? लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं कि अगर हमने इसी में क्या ले लिया बेटा, बोलो, इफ पायरिडीन यूज्ड, इफ पायरिडीन यूज्ड, तो रिएक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, बोलो? SN2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 100% इनवर्जन, 100% इनवर्जन। और इनवर्जन हो जाएगा तो बता हमें SN2 के बारे में सोचना है। इज इट क्लियर? बस ध्यान सुनना, वैसे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपसे पूछी नहीं जाएगी। ये देखो बेटा, पेज नंबर 294 पर सारी चीजें जो हमने अभी तक तो आपको डिस्कस कर दी थी यहां तक। अब ऊपर से पढ़ो, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड, कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड। बता दिया कि नहीं बता दिया? एंड thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gaseous SO2 and HCl. The two gaseous products are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halide. एक एक चीज डिस्कस कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं आपके सामने, और ये भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़कर दिखा दिया था। फिर यहां से आओ, phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in C2
produced in the reaction mixture by the reaction of red phosphorus with bromine and iodine respectively. एक एक लाइन हमने आपका एक्सप्लेन कर दिया एनसीईआरटी का। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? और ध्यान सुनना, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 294 एक ग्लिम्स है, ये बताने के लिए कितनी देर से यही पढ़ा रहे थे, वो इतना लिख के निकल गया एनसीईआरटी वाला। क्या आरओएच की HCl के साथ जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? क्या आरओएच की NaBr के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? क्या PX3 के साथ रिएक्शन अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने? क्या PCl5 के साथ रिएक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या रेड फास्फोरस H2Br2I2 के साथ रिएक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या थाइलिन क्लोराइड के साथ प्योर 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 RCl बनाया कि नहीं बनाया? ये गैसेस के रूप में उड़ गए कि नहीं उड़ गए? बताओ रे बच्चा, यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने आज आपको क्या क्या पढ़ा दिया? हमने आपको ईमानदारी से पढ़ो, देखो यार नॉन स्टॉप बोलते हैं, मुझे भी बहुत पेन होता है, ऐसी बात नहीं है, नॉन स्टॉप बोल के देख लो। हमने आज आपको एल्काइल हैलाइड के बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ा दिए, एल्कोहल के बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ा दिए। अभी एक बार खाली देख लो बेटा यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, ईथर। ईथर के रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, ये है सारे। और ईथर के बाद फिर ये कुछ चीजें आएंगी। ये एनसीईआरटी का है बेटा, पेज नंबर 345 का है, मुझको लगता है इंपॉर्टेंट है, जल्दी कभी ना कभी आएगा। ये आपके सामने है। और इसके बाद फिर आप देख सकते हैं ईथर कंप्लीट हो जाएगा। ये ईथर ये आपको होमवर्क है, खुद से देखना। और इसके बाद ये कंप्लीट होगा। इसके बाद हेलो, यानी कल जो हम ये सब चीज पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद कल ही कंप्लीट हो जाएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। छोटा सा है वो, हेलो एल्केन हेलो, यानी ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करके फिर अगले सेगमेंट पे हम लोग बढ़ेंगे। कल हमारी यहाँ क्लास होगी और बाकी हम अनाउंस कर देंगे कि कल स्पेशल क्लास में ESR पार्ट 2 होगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा। क्लियर हो गया बेटा? आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बेटा, बोलो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या हुआ?